नमस्ते जी, नमस्ते। क्या हाल चाल है सर? हम बहुत बढ़िया है, आप सुनाइएगा। हम भी बहुत बहुत अच्छे हैं। स्वागत है आपका रैपिड अमेंडमेंट्स क्लास फॉर नवंबर 2020 एग्जाम्स। हमारी अमेंडमेंट क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं, लेकिन एक रिक्वेस्ट आ रही थी कि साहब अमेंडमेंट्स का एक फास्ट ट्रैक और बना कर दे दो, एक क्लास में सारी की सारी अमेंडमेंट को सबमिट कर दे दीजिए, जिससे कि लास्ट मोमेंट पर हम अच्छे से सारी अमेंडमेंट्स को दोहरा पाएं और अच्छे से हमारे नंबर आ सकें। और अमेंडमेंट्स की वेटेज अप्रॉक्सीमेटली 20 मार्क्स के आसपास की तो आनी चाहिए एग्ज़ाम के अंदर। तो इन्हीं तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए मैं आपके लिए यहाँ पर ये लेकर आया हूँ। ठीक है, तो ये है मेरे पास में हैंड रिटन नोट्स अमेंडमेंट्स के बेसिकली, और जो अमेंडमेंट्स हैं मैं आपके साथ क्रमवार डिस्कस करके चलूँगा। कुल मिलाकर 32 पेजेस की ये फाइल है आपकी। ठीक है, यस सर। तो बढ़ते हैं। सबसे पहली जो अमेंडमेंट दिखाई दे रही है वो है इंटरनल ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स। कई सारे सेक्शंस और रूल्स इसमें इन्वॉल्व हुए हैं। सेक्शन 17 कैपिटल ए, सेक्शन 49, 10, 11, सेक्शन 53 ए, रूल नंबर 87, 13। इन सबको मद्देनजर रखते हुए क्या पिक्चर निकल के सामने आती है वो मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए सीन कुछ ऐसा चल रहा है कि आपकी जो आउटपुट जीएसटी लायबिलिटी बनती है वो थी साहब आईजीएसटी की 27,000 की, सीजीएसटी, एसजीएसटी 9,000 रुपये की आपकी लायबिलिटी बनती थी। ई क्रेडिट लेजर के अंदर जो बैलेंस दिख रहा था वो 25 और 5 ऐसे करके दिखाई दे रहा था। इसका मतलब साफ है कि आपको ई कैश लेजर के माध्यम से जो पेमेंट करना है वो है 7,000, 4,000 और 4,000। कुल मिलाकर आपको 15,000 का पेमेंट ई कैश लेजर से करना है। लेकिन आपके पास ई कैश लेजर जो कि एक प्रकार का वॉलेट होता, जैसे पेटीएम वॉलेट हो गया, वैसा करके एक वॉलेट है। तो इसमें जो आपके पास बैलेंस था वो था 10,000 आईजीएसटी वाले कॉलम में, 3,000 सीजीएसटी के लिए और एसजीएसटी के लिए 2,000 था। कुल मिलाकर 15,000 का बैलेंस आपके पास में था। अगर मैं ग्रॉस वे में देख के चलूं तो 15,000 की लायबिलिटी ई कैश लेजर से मुझे देनी है और 15,000 का बैलेंस मेरे पास में अवेलेबल है। लेकिन होता क्या है कि जब पेमेंट करवाया जाता है तो वो कॉलम वाइज ही उठाता है, यानी कि जो आपकी आईजीएसटी की लायबिलिटी है उसके लिए अगर आपको ई कैश लेजर इस्तेमाल करना है तो सिर्फ इसी बक्से को चूज करेगा ऑटोमेटिकली। ये पोर्टल पर सिस्टम बना हुआ है। सीजीएसटी का पेमेंट करना है तो वो सीजीएसटी के अंदर जो आपका बैलेंस है ई कैश लेजर में उसी को चूज करेगा, और अगर आपको एसजीएसटी या यूटीजीएसटी का पेमेंट करना है तो वो कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम को ही चूज करेगा। तो जब ऐसा किया जाएगा तो वहां पर हम पाएंगे कि भाई साहब जो आईजीएसटी है उसका पेमेंट तो पूरा हो जाएगा, बिकॉज आपके पास सफिशिएंट से भी ज़्यादा बैलेंस वहाँ पड़ा हुआ है। इवन आपके पास पेमेंट करने के बाद भी 3,000 का बैलेंस यहाँ पर बच जाएगा। लेकिन जब आप सीजीएसटी और या एसजीएसटी पर आओगे तो वहाँ आपको कुछ शॉर्टेज दिखाई देगी। तो यहाँ पर आपको लगेगा कि भाई साहब 4,000 देना था, लेकिन इस बक्से के अंदर तो 3,000 ही है। इसका मतलब 1,000 रुपये की यहाँ पर कमी नज़र आ रही है। अकॉर्डिंगली एसजीएसटी और एसजीएसटी और यूटीजीएसटी के अंदर भी आपको ये चीज़ वहाँ पर दिखाई देगी कि वहाँ आपको देने पड़ रहे थे 4,000 रुपये, लेकिन कॉरस्पॉन्डिंग बॉक्स के अंदर आपका सिर्फ 2,000 का बैलेंस था, तो यहाँ पर 2,000 रुपये की आपकी कमी खल रही है। अमेंडमेंट से पहले क्या होता था कि आपको इन बक्सों के अंदर एटलीस्ट 1,000 और 2,000 इतना अमाउंट पहले डिपॉजिट करना होता था, उसके बाद ही आप उसका पेमेंट कर पाओगे, अपनी लायबिलिटी का पेमेंट कर पाओगे। तो एक तरफ एक्सेस पड़ा है, लेकिन फिर भी आपको यहां पर डिपॉजिट करना पड़ता था। अब लेटेस्ट अमेंडमेंट के मुताबिक ये लाया गया है कि ई कैश लेजर के अंदर इंटरनल फंड ट्रांसफर पॉसिबल है। एक बक्से से दूसरे बक्से के अंदर आप फंड ट्रांसफर कर सकते हो। जैसा कि यहाँ पर 3,000 एक्सेस है तो आप इसमें से 1,000 तो यहाँ पर ट्रांसफर कर सकते हो और इसमें से आप 2,000 यहाँ पर ट्रांसफर कर सकते हो। तो एक कॉलम से एक बॉक्स से दूसरे बॉक्स के अंदर ये इंटरनल ट्रांसफर ऑफ फंड पॉसिबल है ई कैश लेजर के अंदर। ध्यान दीजिएगा, ये सुविधा ई क्रेडिट लेजर में नहीं है, ये सिर्फ ई कैश लेजर के लिए यहाँ पर बोला गया है। और इसके लिए जो फॉर्म इस्तेमाल किया जाता है वो है जो परफॉर्मा है, जिसके थ्रू आप ये ट्रांसफर करते हो पोर्टल पे जाके। मैंने जब डिटेल्ड अमेंडमेंट क्लास ली थी तो वहाँ पे ये एक्चुअल में करके भी दिखा रखा है।
तो जीएसटी पीएमटी 09 करके आपका ये फॉर्म आएगा, उसके थ्रू आप ट्रांसफर कर सकते हैं। सो क्रक्स ऑफ द अमेंडमेंट इज दिस कि ई कैश लेजर के अंदर इंटरनल फंड ट्रांसफर पॉसिबल है। इज इट ओके? यस सर। नाउ अगली जो बेसिकली क्लैरिफिकेशन है ये है आपकी प्लेस ऑफ सप्लाई के संबंध में। मान लीजिए ये आपका नॉन टैक्सेबल टेरिटरी और ब्रिटिश एयरवेज की एक फ्लाइट इंडिया में आती है और यहाँ पर आकर वो एमआरओ की सर्विसेज लेती है, मेंटेनेंस, रिपेयर, ओवरहॉल की सर्विसेज यहाँ पर लेती है इंडिया के अंदर आकर। तो इसका बेसिकली सीन क्या रहेगा? तो जब मैं नॉर्मली इसको देखता हूँ बिफोर अमेंडमेंट, तो पोजीशन क्या निकल के आती है? सप्लायर लोकेटेड है टैक्सेबल टेरिटरी के अंदर, रेसिपिएंट जो था वो एंटिटी में है, ब्रिटिश एयरवेज है। तो बेसिकली एमआरओ एक सर्विस है और ये एक सप्लाई भी बन जाती है, ठीक है सर जी। एंड उसके बाद जो उसका ओरिजिन है वो है दिल्ली में, टैक्सेबल टेरिटरी, क्योंकि जो बंदा है ये दिल्ली के अंदर लोकेटेड है, ठीक है सर जी। और इसका जो डेस्टिनेशन निकल के आएगा वो सेक्शन 13(3)(a) के मुताबिक निकल के आएगा। परफॉर्मेंस बेस्ड की हम इसमें बात करके चलते हैं। तो परफॉर्मेंस बेस्ड के मुताबिक ये बेसिकली परफॉर्मेंस सर्विस की हुई है दिल्ली के अंदर, तो ये आपकी ओरिजिन और डेस्टिनेशन चूंकि दोनों ही दिल्ली में आ रहे हैं, तो यहाँ पर आपकी इंट्रा स्टेट सप्लाई बन जाएगी और अकॉर्डिंगली यहाँ पर जीएसटी लगवा दिया जाएगा। दूसरी साइड में अगर हम एंटिटी में जाकर लिंकेज करके देखते हैं तो वहां पर उनके लिए सप्लायर तो हो गया ये एबीसी जो दिल्ली में बैठा है, रेसिपिएंट हो गया उनका अपना बंदा जो ब्रिटिश एयरवेज है, एमआरओ एक सर्विस है, सप्लाई भी है, और ओरिजिन जो है इसका वो ऑब्वियस सी बात है दिल्ली में है, और डेस्टिनेशन तो ग्लोबल प्रैक्टिस ये कहती है कि जो इस तरह के मामलों के अंदर जो बेसिकली रेसिपिएंट की लोकेशन होती है वहां पर इसका हम लेकर चलते हैं प्लेस ऑफ सप्लाई। तो रेसिपिएंट की लोकेशन बेसिकली एंटिटी के अंदर ही है, तो उनके जीएसटी लॉ के मुताबिक देखा जाए तो वहां वो भी अपने यहां पर इस पर जीएसटी लगा देते हैं। रेदर उनके लिए ये एक प्रकार से इंपोर्ट ऑफ सर्विस बनता है, तो उस पर वहां भी जीएसटी लग जाता है। तो इंडिया में भी जीएसटी लग रहा है और वहां पर भी जीएसटी लग रहा है, तो एक प्रकार से डबल टैक्सेशन हो रहा है। डबल टैक्सेशन को अवॉइड करने के लिए हमारे पास में सेक्शन 13 सबसेक्शन 13 आता है। वो कहता है कि अगर कभी कोई डबल टैक्सेशन होगा तो वहां पर हम कोई ना कोई सुविधाजनक चीज निकाल के लाएंगे ताकि डबल टैक्सेशन को अवॉइड किया जा सके, ठीक है ना। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बताया कि भाई इस एमआरओ की सर्विस के अंदर हम ही झुक जाते हैं और जो ग्लोबल प्रैक्टिस है उसको हम भी फॉलो कर लेते हैं, और इसके चलते हुए लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट जो कि ग्लोबल प्रैक्टिस में हो रहा है उसको यहां पर लेकर चलते हैं, जिससे कि वो एंटिटी निकल कर आएगा। अगर ये एंटिटी निकल कर आ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है अब इंडिया के अंदर इस पर जीएसटी पेमेंट की बात नहीं आएगी, रेदर ये इंडिया के एंगल से एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस में तब्दील हो जाएगा, बशर्ते कि इसका जो कंसीडरेशन है वो फॉरेन करेंसी के अंदर आ रहा हो। इज इट ओके? तो इस प्रकार से अब क्रक्स क्या है अमेंडमेंट का, जो एमआरओ की सर्विसेज हैं उनका जो डेस्टिनेशन होगा इस तरह की सिचुएशंस के अंदर वो आएगा लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट। फाइनली दिस इज द क्रक्स ऑफ द अमेंडमेंट। इज इट ओके? यस सर। टैक्सेबल पर्सन का आपका चैप्टर हुआ करता था और उसके अंदर दो छोटी छोटी बातें बताई गई हैं। जैसा कि आप जानते हैं गुड्स के मामले में जो आपकी एग्जम्पशन है, थ्रेशोल्ड एग्जम्पशन है, उसको बढ़ाकर 40 लाख किया गया था पिछली बार। तो उसके लिए बेसिकली सूटेबल पावर का होना बड़ा जरूरी था। तो सूटेबल पावर फाइनेंस एक्ट 2019 के मुताबिक रखी गई थी, जो कि इफेक्टिव इस अटेम्प्ट के लिए हुआ है आपका। तो पहली बात तो ये कि 20 लाख से 40 लाख तक ले जाने की पावर यहाँ पर जनरेट की गई है, उसका प्रोविजन यहाँ पे डाला गया है। तो पहली अमेंडमेंट तो ये है जो कि नाम मात्र की है। दूसरा चेंज इन्होंने जो बताया है वो ये बताया है दरअसल कि जब हम 40 लाख की लिमिट की बात करते हैं तो वो तब एप्लीकेबल होती है जब बंदा अदर स्टेट और यूनियन टेरिटरी के अंदर काम कर रहा हो। अदर स्टेट का मतलब क्या है? 4 स्टेट के अंदर बेसिकली जो मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा, ये जो 4 स्टेट आपके आते हैं इनके लिए लिमिट आपकी 10 लाख की काम करती है। अगर आप यहां से टैक्सेबल सप्लाई दे रहे हैं तो 6 स्टेट से अगर आप सप्लाई कर रहे हैं, 6 स्टेट कौन कौन से सर? इसमें हो गया आपका अरुणाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, और ये हो गया जी आपका मेघालय, सिक्किम और तेलंगाना और पौंडीचेरी। 6 स्टेट से अगर आप काम कर रहे हैं तो लिमिट आपकी 20 लाख की रखी जाती है। बाकी स्टेट या यूनियन टेरिटरी के थ्रू अगर आप काम कर रहे हैं तो वैसे वाले मामले के अंदर और अदर स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी के अंदर बंदा एक्सक्लूसिवली गुड्स में डील कर रहा है, एक्सक्लूसिवली गुड्स में डील कर रहा है अदर देन टिप। अदर देन टिप का मतलब हो गया टोबैको, आइसक्रीम और पान मसाला, इनको छोड़कर
बाकी गुड्स में काम कर रहा है और एक्सक्लूसिवली गुड्स में काम कर रहा है, तो उसके लिए 40 लाख की लिमिट अवेलेबल हो जाएगी। मीनिंग देयर बाय कि अगर कोई बंदा गुड्स के साथ साथ सर्विसेज में भी डील कर रहा है तो फिर उसके लिए 40 लाख की लिमिट नहीं बल्कि 20 लाख वाली लिमिट अवेलेबल हो पाएगी। परंतु यहां पर एक प्रॉब्लम ये निकल के आई कि नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि वो गुड एक्सक्लूसिवली तो गुड्स में ही डील कर रहा था, परंतु 4 पैसे ब्याज के कमा लेते हैं। अपने करंट अकाउंट से कुछ अमाउंट एफडी के अंदर ट्रांसफर कर दिया और 4 पैसे ब्याज के आगे। जो इंटरेस्ट आपने कमाया है इस डिपॉजिट के ऊपर, बेसिकली ये आपके लिए एक एग्जम्प्टेड सर्विस का रूप ले जाती है। इंटरेस्ट जो आपने कमा ली ये इस तरह से देखा जाता है कि आपने यहां पर एक सर्विस दी है और ये सर्विस आपकी एग्जम्पशंस के मुताबिक एग्जम्प्टेड कैटेगरी में आ जाती है। तो कुल मिलाकर ठप्पा आपके ऊपर ये लग गया कि आप गुड्स के साथ साथ सर्विस में भी डील कर रही हो, तो नॉर्मली आपके लिए लिमिट जो होगी वो 20 लाख वाली आ जाएगी। लेकिन इस प्रकार के प्रावधान से क्या हुआ कि 90% लोग बेसिकली 40 लाख की लिमिट से वंचित हो गए 4 पैसे इंटरेस्ट कमाने की वजह से। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि यहां पर आकर हम ये मानकर चलेंगे कि भले ही आपने इंटरेस्ट नाम की सर्विस दी है, एग्जेम्प्टेड सर्विस दी है, लेकिन हम उसे इग्नोर करके चलेंगे, जैसे हमने कुछ नहीं देखा है, हमने कुछ नहीं देखा है। और आपको ऐसे ट्रीट किया जाएगा जैसे कि आप अभी भी एक्सक्लूसिवली गुड्स में ही डील कर रहे हैं, तो उसके चलते आपको 40 लाख की लिमिट अवेलेबल हो जाएगी। क्रक्स ऑफ द अमेंडमेंट ये है कि अगर कोई पर्सन गुड्स में डील कर रहा है साथ में इंटरेस्ट भी कमा रहा है तो उसको भी 40 लाख की लिमिट अवेलेबल हो जाएगी, बशर्ते कि वो टिप वाले गुड्स में डील ना करता हो और अदर स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी के अंदर उसका बिजनेस हो, तो उसको 40 लाख की लिमिट अवेलेबल हो जाएगी। राइट, यस सर। उसके बाद एग्जम्पशंस वाले पॉइंट पर आते हैं, जहां पर कि लॉन्ग टर्म लीज पर देने की बात करी जा रही थी कि अगर गवर्नमेंट खुद या कोई एक ऐसी एंटिटी जिसमें गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन कम से कम 50% का रहा हो, अगर कोई ऐसी एंटिटी या खुद गवर्नमेंट जिसमें गवर्नमेंट 100% है, अगर लॉन्ग टर्म लीज पर कोई अपनी लैंड वगैरह देते हैं, इस तरह की सर्विस देते हैं, तो उस पर जीएसटी एग्जेम्प्ट हो जाया करता था। लेकिन अमेंडमेंट के मुताबिक बोला गया कि अगर गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन इवन एटलीस्ट 20% भी होगा तब भी एग्जम्पशन काम करेगी, तब भी एग्जम्पशन रहेगी। जैसे मान लीजिए 30% गवर्नमेंट का शेयर है, 70% प्राइवेट सेक्टर का है, तब भी एग्जम्पशन वर्क करके चलेगी। तो ऐसा बोल दिया गया। इससे हमें खुशबू आती है कि गवर्नमेंट प्राइवेटाइजेशन की तरफ मूव करती जा रही है। इज इट ओके? यस सर। उसके बाद में बात करते हैं हम यहां पर आकर लॉटरी की। लॉटरी के लिए पहले आप जानते हैं कि लॉटरी एक तो रन बाय द स्टेट गवर्नमेंट होती है और एक ऑथराइज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट होती है। जो रन बाय स्टेट गवर्नमेंट है, फॉर एग्जांपल पंजाब स्टेट लॉटरी, इसे पंजाब सरकार सिर्फ पंजाब के अंदर ही ऑपरेट कर सकती है। इज इट ओके? यस सर। और जो ऑथराइज्ड बाय द पंजाब स्टेट होगी वो कोई और व्यक्ति रन करेगा, लेकिन एनी स्टेट में कर सकता है अदर देन पंजाब में। तो यहां पर लेकर आप ये बात तो पहले से जानते ही हैं कि लॉटरी वाले मामले के अंदर जो जीएसटी होता है वो लॉटरी टिकट की वैल्यू में इंक्लूसिव माना जाता है। ठीक है, तो इनके लिए पहले जो जीएसटी का रेट हुआ करता था, गवर्नमेंट सेक्टर के लिए अगर लॉटरी गवर्नमेंट कर रही है तो वहां 12% का है, और अगर ऑथराइज्ड बाय गवर्नमेंट कोई अदरवाइज पर्सन लॉटरी में डील कर रहा है तो वहां पर जीएसटी का रेट 28% हुआ करता था। और फॉर्मूला ऐसे लगते थे कि जो भी लॉटरी की फेस वैल्यू है या उसका जो नोटिफाइड प्राइस है, उनमें से हम एक पकड़कर चला करते थे विच एवर इज हायर, और मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइड बाई 112, ऐसे करके हमारी ये वैल्यू निकल के आया करती थी। और अदरवाइज सेक्टर के अंदर हम क्या किया करते थे कि वहां पर टिकट की वैल्यू पकड़ी, टिकट की वैल्यू का मतलब उसकी फेस वैल्यू या नोटिफाइड प्राइस विच एवर इज हायर, और मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइड बाई 128, ऐसे करके हम उसकी असेसेबल वैल्यू फाइंड आउट कर लिया करते थे, क्योंकि हमारी ये अजम्पशन होती है कि जीएसटी उसके अंदर ऑलरेडी शामिल है। इज इट ओके? यस सर। अब क्या अमेंडमेंट आई है? अमेंडमेंट ये आई है कि अब गवर्नमेंट सेक्टर हो, गवर्नमेंट खुद ऑपरेट कर रही हो या कोई और अदरवाइज पर्सन ऑपरेट कर रहा हो, दोनों ही केस में जीएसटी का रेट 28% रहेगा, यानी कि दोनों के लिए कॉमन फार्मूला काम करके चलेगा। कॉमन फार्मूला ये हो गया कि जो भी आपके टिकट की वैल्यू है दैट इज उसका फेस वैल्यू और उसका नोटिफाइड प्राइस विच एवर इज हायर, उसे पकड़िए, मल्टीप्लाइड बाई आप 100 डिवाइड बाई 128 करिएगा, चाहे आपकी लॉटरी रन बाय द गवर्नमेंट है या ऑथराइज्ड बाय द गवर्नमेंट है। ये अमेंडमेंट है बेसिकली लॉटरी के संबंध में। ठीक है? यस सर। उसके बाद जो आपका केरला फ्लड सेस है, बेसिकली ये इंस्टीट्यूट ने मना किया है कि सिलेबस का हिस्सा नहीं है, पर मैंने कहा चलो आ गया तो बता देते हैं क्या फर्क पड़ता है।
पहली बात समझ लीजिए, क्योंकि अगस्त 2018 के अंदर केरला जो था वो बुरी तरह से बाढ़ से प्रभावित हुआ था, तो उसको लॉस को कॉम्पनसेट करने के लिए गवर्नमेंट ने बेसिकली एक नया सेस इंट्रोड्यूस कर दिया। बेसिकली उसका नाम था केरला फ्लड सेस। जनरली इसका रेट 1% का है। मोटी बात ये समझिएगा कि इसका जो रेवेन्यू जाएगा वो सिर्फ केरला सरकार को ही जाएगा। नॉर्मली जैसे जीएसटी का रेवेन्यू शेयर किया जाता है स्टेट और सेंटर के अंदर, ये शेयर नहीं किया जाएगा, ये सारा का सारा पैसा केरला को ही जाएगा। और मजे की बात, ये सेस तभी लगाया जाएगा जब केरला के अंदर इंट्रा स्टेट सप्लाई हो रही होगी, और वो सप्लाई भी B2C हो रही होगी। B2C का मतलब ये हो गया कि रेसिपिएंट को उसका क्रेडिट अवेलेबल नहीं होता है, तो वो तभी सरकार की रियल में इनकम बन पाती है। अगर सामने वाली पार्टी को क्रेडिट अवेलेबल हो जाए तो वास्तविकता में वो सरकार की इनकम नहीं बन पाती। तो केरला के अंदर इंट्रा स्टेट सप्लाई रही हुई हो, और साथ में यहाँ पर 1% का जनरल रेट है इसका, और B2C सप्लाई रही हो, तभी आपका ये KFC अप्लाई करवाया जाएगा, और बंदा रेगुलर स्कीम के अंदर फॉल कर रहा हो। अगर कोई बंदा कॉम्पोजिशन स्कीम में लेके बैठा हुआ है तो उसके ऊपर भी KFC अप्लाई नहीं करवाया जाएगा। जहां तक सवाल, अच्छा ये 2 साल तक काम करके चलेगी, उसके बाद इसको हटा दिया जाएगा, और इनवॉइस के अंदर इसको सेपरेटली मेंशन किया जाएगा, KFC को अलग से चार्ज किया जाएगा। तो मान लीजिए अगर एक क्वेश्चन ऐसा है जिसमें वैल्यू 1 लाख रुपए की है, GST 28%, कॉम्पनसेशन सेस 15% और KFC 1% है, इंट्रास्टेट सप्लाई है, और ये B2C है, और बंदा रेगुलर स्कीम का हिस्सा बना बैठा हुआ है, तो वैसे वाले केस के अंदर इसकी कैलकुलेशन कैसे की जाएगी? GST ऑब्वियस सी बात है, ये आ जाएगा आपका 14,000 प्लस 14,000, बिकॉज सप्लाई आपकी इंटरस्टेट है। कॉम्पनसेशन सेस 15,000 आ गया आपका 1 लाख रुपए के ऊपर, क्योंकि जिस वैल्यू पर GST निकलता है उसी वैल्यू पर कॉम्पनसेशन सेस निकलता है, और उसी वैल्यू के ऊपर आपका KFC ही निकाला जाएगा एट द रेट ऑफ 1%, 1 लाख रुपए के ऊपर, और इस प्रकार से पैसा केरला सरकार के जेब में पहुंच जाएगा। इज इट ओके? यस सर। उसके बाद आती है आपकी कॉम्पोजिशन स्कीम। यहां पर बेसिकली कोई किसी प्रकार का चेंज है नहीं, जस्ट रीऑर्गेनाइज किया गया है, रीडिजाइन किया गया है, और कुछ भी नहीं है। रीडिजाइन क्यों किया गया? मतलब कमरे के अंदर सामान व्यवस्थित किया गया, फैला पड़ा था उसको ठीक से रखा गया, और कुछ नहीं किया गया है। कैसे भला? पुराने समय के अंदर एक गुड्स फोकस्ड आपकी कॉम्पोजिशन स्कीम थी जो कि अंडर सेक्शन 10 में दे रखी थी। बाद में सर्विस फोकस्ड स्कीम जो 50 लाख वाली थी, वो सर्विस प्रोवाइडर लोगों के लिए यहां पर लाई गई थी बाय वे ऑफ नोटिफिकेशन नंबर 2/2019। ठीक है, अब यहां पर प्रॉब्लम क्या आ रही थी मैं आपको बताऊं। प्रॉब्लम बेसिकली ये आ रही थी कि कई जगहों पर कॉम्पोजिशन स्कीम का रेफरेंस आता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊं, जैसे RCM का जब चैप्टर पढ़ते हैं तो वहां पर सिक्योरिटी सर्विस देखिए, तो वहां सिक्योरिटी सर्विस के लिए RCM का प्रावधान कुछ ऐसे बताया जाता है कि अगर एक नॉन बॉडी कॉर्पोरेट अपनी सर्विसेज देती है किसी रजिस्टर्ड पर्सन को, एक्सेप्ट कंपोजिट डीलर अंडर सेक्शन 10 और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एटसेट्रा जो TDS डिडक्टर के रूप में रजिस्टर्ड है, उनको छोड़ दीजिए, बाकी अगर रजिस्टर्ड पर्सन को देती है तो उसके ऊपर रिवर्स चार्ज लगाया जाता है। लेकिन अगर ये कॉम्पोजिट डीलर को दे रही है जो कि रजिस्टर्ड आदमी होता है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो TDS डिडक्टर के रूप में रजिस्टर्ड तो ये भी हैं, लेकिन ये एक्सेप्शन के तौर पे हैं। अगर रेसिपिएंट ये वाले हैं तो इनको NCM यहाँ पे लगाया जाता है। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये आ रही थी कि चूंकि जैसे रेफरेंस आया कंपोजिट डीलर अंडर सेक्शन 10, तो यहाँ पर क्वेरी ये निकल के आती थी कि व्हाट अबाउट दोज कंपोजिट डीलर हु विल फॉल अंडर नोटिफिकेशन नंबर 2/2019, उनका क्या किस प्रकार से सीन रहेगा। तो गवर्नमेंट को बार बार क्लैरिफाई करना पड़ रहा था कि नहीं भैया, इसके अंदर ना वो भी शामिल है जो नोटिफिकेशन नंबर 2/2019 के अंदर हैं, वो भी यहां पर हैं। तो इस तरह की सिचुएशन 20 जगहों पर आपके लॉ के अंदर देखने को मिलती है। इज इट ओके? तो गवर्नमेंट को उन 20 जगहों पर जाकर ये क्लैरिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये 2/2019 के अंदर इंट्रोड्यूस की गई थी, जबकि सेक्शन 10 आपकी डे 1 से ही 2017 से ही यहां पर शामिल है। तो जहां जहां पर सेक्शन 10 का रेफरेंस आया है पूरे एंटायर एक्ट के अंदर, वहां पर सरकार को साथ में ये भी जोड़ना पड़ रहा था नोटिफिकेशन नंबर 2/2019। ईवी बिल के अंदर भी कुछ ऐसा निकल के आता है कि अगर बंदा अपने एक क्वार्टरली रिटर्न फाइल करने वाले हैं और लगातार अपनी 2 रिटर्न मिस कर देता है तो उसका जो ई वे बिल है वो बनना बंद कर देंगे। तो वहां पर कॉम्पोजिशन स्कीम अंडर सेक्शन 10 लिखी हुई है, लेकिन सरकार को बाद में उसे क्लैरिफाई करना पड़ा कि भैया सेक्शन 10 वाली स्कीम तो है ही है, साथ में नोटिफिकेशन नंबर 2/2019, यानी कि जहां जहां सेक्शन 10 था वहां वहां सरकार को चिपकाना पड़ेगा 2/2019। उन्होंने कहा ऐसी की तैसी तो बड़ी दिक्कत वाली बात हो रही है। तो उन्होंने क्या किया कि नोटिफिकेशन नंबर 2/2019 का जो कंटेंट था, जो स्कीम थी, उसको भी सेक्शन 10 के अंदर ही लाकर शामिल कर दिया है।
उसको भी सेक्शन 10 में लाकर खड़ा कर दिया है, शामिल कर दिया है। तो इसका मतलब ये कि अब जहां जहां पर सेक्शन 10 का रेफरेंस है वहां वहां पर दोनों प्रकार की स्कीम ऑटोमेटिकली कवर हो जाती है, चाहे वो आपकी गुड्स फोकस्ड वाली हो, चाहे वो सर्विस प्रोवाइडर वाली 50 लाख वाली हो। तो उनको इस प्रकार से एक कैटेगरी में लाके खड़ा कर दिया ताकि सरकार को जगह जगह पर बार बार अमेंडमेंट्स ना लानी पड़े, बार बार नोटिफिकेशन नंबर 2/2019 का रेफरेंस उनको ना देना पड़े। तो पहले ये अलग अलग प्रोविजंस में थी, अब इनको इकट्ठा कर दिया गया है। तो जहां पर अब जैसे मान लीजिए ये वाला प्रोविजन है, तो अगर लिखा है आज की डेट में अंडर सेक्शन 10, तो भले ही आगे 2/2019 ना लिखा हुआ हो, तो इसमें आपके दोनों प्रकार के कंपोजिट डीलर यहां पर ऑटोमेटिकली कवर हो जाते हैं। तो इसलिए सरकार ने इसको रीडिजाइन और रीऑर्गेनाइज किया, और कुछ भी नहीं किया। नोटिफिकेशन नंबर 2/2019 का जो कंटेंट था उसको इन्होंने यहां पर लाभ कर चिपका दिया है, सेक्शन 10 के अंदर लाकर पेस्ट कर दिया है। ठीक है, हालांकि गलती इन्होंने भी कर रखी है। इसको उन्होंने क्या करना चाहिए था, इसको कट पेस्ट करना चाहिए था। 2/2019 के अंदर जो कंटेंट था उसको कट करके सेक्शन 10 में पेस्ट करना चाहिए था, पर इन्होंने कट पेस्ट ना करके कॉपी पेस्ट किया है। यानी कि 2/2019 आज भी एग्जिस्टेंस में है, हालांकि उसकी कोई वर्थ नहीं है, कोई रेलिवेंसी नहीं है, क्योंकि सेक्शन 10 उसको ऑटोमेटिकली कैप्चर करके चल रही है। करना चाहिए था कट पेस्ट, बट किया है कॉपी पेस्ट। ठीक है, यस सर। उसके बाद में आरसीएम चैप्टर के अंदर भी एक अमेंडमेंट है। दरअसल कोई अमेंडमेंट नहीं है, जो रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल की हम लोग बात किया करते थे, तो वहां पर उनका जो पिछली बार एक अमेंडमेंट आई थी, तो उस अमेंडमेंट के अंदर दरअसल उनकी जो वर्डिंग्स थी रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल के रिवर्स चार्ज को लेकर, वो वर्डिंग्स क्लियर नहीं थी। मतलब उन वर्डिंग्स में कन्फ्यूजन थी, लेकिन अब उन वर्डिंग्स को व्यवस्थित तरीके से लिख दिया गया है, तो इसलिए वहां पर प्रैक्टिकली कोई भी अमेंडमेंट नहीं है। जो पहले था वैसे ही अभी भी है, लेकिन फिर भी आपको फाइनली याद क्या रख के चलना है। हालांकि मैंने क्लास के अंदर ये पूरा का पूरा लिंकेज करके बताया है, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल को लिंक किया है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर सर्विस को लिंक किया है, लेकिन फाइनली निचोड़ क्या है बात का निचोड़ ये है कि रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल के अंदर दो प्रकार के टैक्स रेट काम करके चलते हैं। एक टैक्स रेट है आपका 12% विद आईटीसी टू सप्लायर, 12% विद आईटीसी टू सप्लायर, और एक रेट है 10% का, तो ये हो गया 12% विद आईटीसी टू सप्लायर, और एक रेट है इनका 5% का, लेकिन सप्लायर को यहां पर कोई आईटीसी नहीं दिया जाएगा एक्सेप्ट 1 आईटीसी। वो एक्सेप्ट 1 क्या है, अगर आप सिमिलर सर्विस दे रहे हो, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल वाला बंदा रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल की ही सर्विसेज ले रहा है, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल की सर्विस देने वाला बंदा वैसी ही सर्विसेज अगर ले रहा है, तो वैसे वाले मामले के अंदर वो कह रहे हैं कि उसका तो आपको मिल जाएगा, बाकी आप सारा ना इनपुट का, ना कैपिटल गुड्स का, ना किसी और इनपुट सर्विस का, बाकी कोई नहीं मिलेगा क्रेडिट, सारा का सारा सुपड़ा साफ करवा दिया जाएगा। अब जो अच्छा लगे आप वो यहां पर ऑप्ट कर लीजिए। अगर सप्लायर ऑप्ट करता है 12% का रेट, तो वैसे वाले मामले के अंदर ऑलवेज लगाया जाएगा आपका एनसीएम ही, यानी नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म, या आप इसे फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म के नाम से भी जानते हैं, वो यहाँ पे लगाया जाएगा। यानी कि सप्लायर 12% से जीएसटी भरेगा और सारा का सारा क्रेडिट अपनी किताबों में इनपुट का, कैपिटल गुड्स का, इनपुट सर्विसेज का लेकर चलेगा। लेकिन जब बात करके चलते हैं 5% कैटेगरी वाले की, तो वहां पर सिर्फ एक पर्टिकुलर सिचुएशन में आरसीएम लगता है, बाकी हर एक सिचुएशन में एनसीएम ही लगाया जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर सप्लायर जो है वो एक नॉन बॉडी कॉर्पोरेट है, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है, बेसिकली क्या है, नॉन बॉडी कॉर्पोरेट है, और जो लेने वाला है वो बॉडी कॉर्पोरेट है, सप्लायर कमजोर है और रेसिपिएंट ताकतवर है, तो वैसे केस में आरसीएम लगाया जा सकता है। कहते मांगो उसी से जो दे दे खुशी से, इसलिए सिर्फ अपने इष्ट देव से ही आपको मांगना चाहिए, क्योंकि वही खुशी खुशी आपकी सारी जो प्रार्थना उनको कबूल करता है। तो नॉन बीसी जब एक बीसी को सर्विस देगा तो वहां पर ही आपका आरसीएम लगाया जाएगा, और वो भी 5% से लगाया जाएगा। इसके अलावा आप जो मर्जी कॉम्बिनेशन बना लीजिए, एनसीएम ही लगाया जाएगा, जिसमें अगर मान लीजिए सप्लायर खुद मजबूत है तो आरसीएम लगाने की मुझे जरूरत नहीं है, इसी से बड़ी आसानी से जीएसटी रिकवर किया जा सकता है। तो चाहे ये किसी बीसी को दे या नॉन बीसी को दे, मुझे फर्क नहीं पड़ता, अगर सप्लायर अपनी जगह पर मजबूत है तो एनसीएम ही लगाया जाएगा। यहां पर देखा जाए सप्लायर कमजोर है लेकिन रेसिपिएंट भी कमजोर है, तो भैया रेसिपिएंट भी खुद कमजोर है, तो फिर उससे मांगने का फायदा क्या है, तो भैया सप्लायर के एंड पे रहिए, तो यहां पर भी एनसीएम लगेगा। लेकिन जब सप्लायर कमजोर है, रेसिपिएंट ताकतवर है, तो वहां पर आरसीएम की पॉसिबिलिटीज आपकी आ जाती हैं, और वहां पर 5% की दर से हम काम करके चलेंगे। अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि इनमें 3 जगहों पर 5% का
रेट लग रहा है और एनसीएम के साथ बात कर रहे हैं। तो जब एनसीएम की बात कर रहे हैं तो सप्लायर 5% जीएसटी का पेमेंट करेगा और उसे सिर्फ एक प्रकार की जो सर्विस है उसका यहां पर क्रेडिट अवेलेबल होगा। रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल की सर्विस अगर वो ले रहा है तो उसका क्रेडिट मिलेगा, अदरवाइज कोई और किसी प्रकार का क्रेडिट नहीं दिया जाएगा। लेकिन जब इस 5% कैटेगरी वाले के अंदर हम आरसीएम अप्लाई करवा देते हैं तो आप जानते हैं आईटीसी चैप्टर के अंदर रूल नंबर 43 के अंदर एक एक्सप्लेनेशन दे रखी है, उसमें यह बताया गया है बेसिकली कि अगर आप आरसीएम की सप्लाई दे रहे हैं, तो उसको एग्जेम्प्टेड सर्विस डीम किया जाता है, माना जाता है सप्लायर के एंड पर। इसलिए माना जाता है ताकि गवर्नमेंट उसका पूरा का पूरा आईटीसी डिसअलाउ कर सके। तो बेसिकली इस पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर जो नॉर्मली 5% रेट के साथ सप्लायर को मिल जाता है एक पर्टिकुलर सर्विस का क्रेडिट, वो भी यहां पर अवेलेबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि आरसीएम की सप्लाई सप्लायर के एंड पर एग्जेम्प्टेड सर्विस की तरह ट्रीट की जाती है नहीं, लेकिन ट्रीट की जाती है ताकि उसे कोई किसी प्रकार का आईटीसी ना दिलवाया जा सके। तो अमेंडमेंट कुछ भी नहीं थी इसके अंदर, बस ये निचोड़ है। फाइनल क्रक्स क्या निकल के आता है? रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल की सर्विस है, पहली बात। 5% रेट कैटेगरी में फॉल करते हो, दूसरी बात। और तीसरी बात ये कि सर्विस देने वाला नॉन बीसी है, लेने वाला बीसी है, तभी आपका आरसीएम लगेगा। तीनों कंडीशंस, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल 5% कैटेगरी है और सप्लायर आपका नॉन बीसी और रेसिपिएंट आपका बीसी है, जब तीनों की तीनों कंडीशंस पूरी होंगी तो ही आरसीएम लगाया जाएगा, अन्यथा एनसीएम की बातें ही करी जाएंगी। उसके बाद बात करते हैं यहां पर आकर हम ई इनवॉइस की। ई इनवॉइस की बात हम करके चलते हैं। यहां पर पहली बात दिमाग से निकाल दीजिए कि ई इनवॉइस आपको जीएसटी पोर्टल पर जाकर बनाना है, वैसा कुछ भी नहीं है। यह आपको अपने ही ईआरपी के अंदर बनाना है, लेकिन इसका जो फॉर्मेट होगा वो सजेस्ट किया है सरकार ने, अच्छा खासा फॉर्मेट है। वो जेसन फाइल होती है बेसिकली, जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, और उसमें एक एक एलिमेंट को बड़ी बारीकी से पूछा जाता है और वो मशीन रीडेबल लैंग्वेज होती है। मशीन उसे अपने आप, कंप्यूटर उसे रीड करता है और उसमें से तमाम डेटा को एक वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर में अपने पास स्टोर कर लेता है। इसलिए सरकार ने कहा कि आप इस फॉर्मेट के अंदर अपना इनवॉइस तैयार कीजिएगा। तो प्रैक्टिकली जिन लोगों के ऊपर ये इनवॉइस की रिक्वायरमेंट लागू होती है, बेसिकली उनके ऊपर लागू होती है जिनका टर्नओवर पिछले साल में 100 करोड़ से ऊपर जा रहा हो, उनके ऊपर ई इनवॉइस का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ लागू करवाया जाता है। तो भाई उनको पहले अपने ईआरपी के अंदर चेंजेस करवाने पड़ेंगे ताकि वो ई इनवॉइसिंग की इस रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकें। उनका जो सिस्टम है, उनका जो ईआरपी है, इस फॉर्मेट के अंदर इनवॉइस तैयार कर सके। जैसे ही ईआरपी पे आपकी जो असेसी है उसकी ईआरपी पे इनवॉइस तैयार हो जाएगा तो ये आगे फॉरवर्ड किया जाएगा, अपलोड किया जाएगा। कहाँ पर ये इनवॉइस कहाँ अपलोड करना है? einvoice1.gst.gov.in पर, या इनवॉइस 2, 3, 4, 5, 10 तक ये अपने चले जाते हैं। मल्टीपल लिंक्स इन्होंने दे रखे हैं, तो इस वेबसाइट पर जाकर आप इसे अपलोड कर देते हैं। जैसे ही इनवॉइस अपलोड होता है, जो वेबसाइट है इसमें से सारा डेटा वो कैप्चर कर लेती है और उस डेटा को कैप्चर करने के बाद रीड करती है, चेक करती है, डिजिटल साइन करती है, क्यूआर कोड का प्रोविजन है और वहां पर एक इनवॉइस रेफरेंस नंबर IRN जनरेट कर दिया जाता है। और ऐसा करने के बाद फिर इनको ये इनवॉइस वापस लौटा दिया जाएगा। डिजिटल साइन के बाद इनको वापस लौटा दिया जाएगा। ठीक है जी। और जो डेटा यहां पर अवेलेबल हो जाता है, इस डेटा का मल्टीपल यूसेज किया जा सकता है। इस डेटा से बेसिकली ई वे बिल तैयार करवाया जा सकता है, सप्लायर की लायबिलिटी को उसमें फिक्स किया जा सकता है जो दिखाई देगी ANX 01 फॉर्म के अंदर, और इन्फॉर्मेशन जाएगी बेसिकली जो रेसिपिएंट है ANX 2 के अंदर, जिससे कि वो अपने किताबों के अंदर क्रेडिट ले सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉनिकली डिजिटली जाने का एक तरीका है। शुरू में लोगों को परेशानियां पक्का होंगी, लेकिन मैं आपको बताऊं ये आगे चलकर बड़ा अच्छे से काम करके चलेगा। लगभग 20-25 कंट्री ऐसे हैं जहां पर ई इनवॉइसिंग वर्ल्ड में आज चल रहा है। ठीक है, तो वहीं से इंस्पायर होकर हमने भी अपने इंडिया के अंदर ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर दिया है। जब ई इनवॉइसिंग बन जाएगा तो उसका इनवॉइस रेफरेंस नंबर से ही और उसके क्यूआर कोड से ही रास्ते में ट्रक वाले वगैरह से, भैया से सारा का सारा वो वेरीफाइड डेटा हो जाएगा। सिर्फ उसके पास में इनवॉइस रेफरेंस नंबर होना चाहिए, ऑफिसर अपने आप वेबसाइट पर जाकर चेक कर लेगा। तो इस ई इनवॉइसिंग के साथ में वो 2 कॉपीज और 3 कॉपीज जो बनती है नॉर्मली इनवॉइस की, गुड्स की केस में 3 कॉपीज बनती हैं और
सर्विस की इसमें 2 कॉपीज बनती हैं, उन सब की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। और रेसिपिएंट के लिए हार्ड कॉपी होनी जरूरी नहीं है, वो ANX 02 की वजह से ही, इसके दम पर ही वो अपनी किताबों के अंदर क्रेडिट ले पाएगा। तो ये डिजिटल जाने का एक तरीका बताया गया है। क्या इस इनवॉइस के अंदर सप्लायर का लोगो वगैरह का कोई जगह दी गई है? द आंसर इज नो। ये बिल्कुल बहुत 5-6 पेजेस के अंदर इसकी पूरी डिटेल है, एक एक एलिमेंट को अच्छे से वहां पर फिल करवाया जाता है और फिर इसे सिस्टम अपने पास में रख लेता है। इज इट ओके? यस सर। तो इस प्रकार से इसकी बात यहां पर करी जाती है। तो ई इनवॉइसिंग, ये निचोड़ क्या निकल के आया? आपकी ERP पे बनेगा, स्पेसिफाइड फॉर्म में बनेगा, फिर आप सरकार के जो इसके लिए पोर्टल डिजाइन किया है उस e-invoice 1234567810.gst.gov.in पर जाकर अपलोड कर देंगे। सिस्टम डेटा कैप्चर करेगा, वेरीफाई करेगा और इस पे डिजिटल साइन करके वापस लौटा देगा, आ गया। और फिर वहां से इंफॉर्मेशंस आपकी स्प्लिट कर दी जाएंगी, जिसमें वे बिल, सप्लायर की लायबिलिटी, रेसिपिएंट का क्रेडिट, वो सारा का सारा पोर्टल अपने आप मैनेज करके चलेगा। तो डिजिटल जाने का बहुत ही सुंदर मार्ग यहां पर बताया गया है। उसके बाद ITC चैप्टर के अंदर हम आकर बात करते हैं, जहां पर रूल नंबर 36(4) के अंदर जो पहले 20% हुआ करता था उसको कर दिया गया है अब 10%। मीनिंग क्या है समझिए जरा। सप्लायर ने आगे इनवॉइस इश्यू किए अपने रेसिपिएंट को, इनवॉइस 1, 2, 3, 4 4 इनवॉइस इश्यू कर दिए, जिसमें GST लायबिलिटी 72,000 रुपए की बनती थी। लेकिन जब बंदे ने अपना GSTR 1 फाइल किया तो उसमें सिर्फ उसने 1, 2, 3 इनवॉइस ही दिखाई और 54,000 की आउटपुट लायबिलिटी दिखा दी। जो इन्फॉर्मेशन GSTR 1 में दी है वो यहाँ रेसिपिएंट के पास पहुंचती है GSTR 2A के अंदर, और GSTR 2A के अंदर जो दिख रहा था वो सिर्फ 54,000 का ही क्रेडिट अवेलेबल हो रहा था। तो ऐसे वाले मामले के अंदर रेसिपिएंट अपनी किताबों में जो क्रेडिट है वो कितना तक ले पाएगा? तो 2A के आधार पर 54,000 का तो क्रेडिट ले ही पाएगा। इसे बोलते हैं क्लियर क्रेडिट। क्या है ये? ये है आपका क्लियर क्रेडिट, जिसे कोई भी रोक नहीं सकता, ये तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन जो आपका अनक्लियर्ड क्रेडिट है, जो सप्लायर ने नहीं बताया, जो अनक्लियर्ड क्रेडिट है, उसमें से आपको कितना मिलेगा? तो यहां पर वो कहते हैं, सुनो हमारी बात, ये था आपका अनक्लियर्ड क्रेडिट। जो भी आपका अनक्लियर्ड क्रेडिट है उसको रखिए, और क्लियर क्रेडिट का 20%, क्लियर क्रेडिट का 20% आप यहां पर लीजिए, और विच एवरेज लोअर, जो भी दोनों में कम हो उतना तक आपको यहां ITC और अवेलेबल करवा दिया जाएगा। जो क्लियर ITC उसे तो बुक कर लीजिए, जो अनक्लियर्ड ITC था वो अनक्लियर्ड ITC, और क्लियर्ड ITC का 20%, विच एवर इज लोअर, जो भी लोअर है उसको आप यहां पे रख लेंगे। वैसे करके बात करी जाती है। लेकिन अब ये जो 20% आपका हुआ करता था, इसको अमेंड करके कर दिया गया है 10%, और 10% इसको करवा दिया गया है। दिस इज द पॉइंट, पर ध्यान रखिएगा। यहां पर जो क्लियर क्रेडिट की मैं बात कर रहा हूं, जो मैं लेके चल रहा हूं 10% ऑफ क्लियर क्रेडिट, तो इस क्लियर क्रेडिट का मतलब सिर्फ उससे है जो कि आपका GSTR 2A के अंदर रिफ्लेक्ट हो रहा है। कई सारे आपके ऐसे क्रेडिट भी होते हैं जो GSTR 2A के अंदर रिफ्लेक्ट नहीं होते हैं। जैसे मान लीजिए आपने गुड्स इंपोर्ट किया, उस पर जो आपका IGST वो तो आपको मिलता है, लेकिन वो GSTR 2 के अंदर, GSTR 2A के अंदर रिफ्लेक्ट नहीं होता है। ISD से आपको क्रेडिट मिला है, वो भी GSTR 2A के अंदर रिफ्लेक्ट नहीं होता। तो पॉइंट टू बी नोटेड, ये 10% ऑफ क्लियर क्रेडिट, और क्लियर क्रेडिट का मतलब जो आपका रिफ्लेक्ट हो रहा था GSTR 2A के अंदर, उसकी हम बात करके चलते हैं। इज इट ओके? सो क्रक्स ऑफ द अमेंडमेंट, रूल 36(4) के अंदर जो पहले 20% हुआ करता था उसको 10% कर दिया गया है। बाकी सारी पिक्चर ज्यों की त्यों ही इन्होंने यहां पे रखवाई हुई है। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। डीमर्जर एंड अदर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बिजनेस। मान लीजिए एक XYZ लिमिटेड है, इनका अपना एक रजिस्ट्रेशन मध्य प्रदेश के अंदर है और इनका एक रजिस्ट्रेशन यूपी के अंदर है। 2 अंडरटेकिंग्स इनकी अपनी है। इन्होंने डीमर्ज किया इनको, जिसमें से 50% एसेट MP वाली अंडरटेकिंग से, और 25% एसेट्स इन्होंने बेसिकली अपनी जो यूपी वाली अंडरटेकिंग थी वहां से निकालकर भाई किसी थर्ड पार्टी को उन्होंने दे दी यहां पर आकर। ठीक है, ये डीमर्ज कर दिया, इसको डीमर्जर का केस बना दिया। सवाल ये उठता है कि अगर जो इनके पास अनयूटिलाइज्ड ITC था, क्या ये भी अगले वाली पार्टी को ट्रांसफर किया जाएगा या नहीं किया जाएगा? तो इसके लिए बताया जाता है कि ये निश्चित तौर पर
जितनी एसेट आपकी जा रही है उसके रेशो में ही आपका जो अनयूटिलाइज्ड आईटीसी आपका पड़ा हुआ बैलेंस वो भी आपका आगे ट्रांसफर करवा दिया जाएगा। चूंकि 60 करोड़ की आपकी एसेट थी, 30 करोड़ की आपने एसेट ट्रांसफर कर दी, यानी कि 50% आपकी एसेट चली गई है। तो 50% आपका जो आईटीसी है वो भी किसी नई एबीसी लिमिटेड को, जो नई बनी है डीमर्ज होकर, डीमर्ज्ड एंटिटी जो है उसको 50% क्रेडिट यानी कि 16 लाख रुपए का क्रेडिट, क्योंकि कितना था ये 32 लाख था ना, तो 32 लाख रुपए का 16 लाख रुपए इसको यहां पर अवेलेबल करवा दिया जाएगा। यानी कि वैल्यू ऑफ एसेट के रेशियो में, एसेट में सारी की सारी एसेट लेकर चलेंगे, इसमें वो वाली एसेट भी हम लेकर चलेंगे जिनके संबंध में भले ही आपने आईटीसी बुक ना कर रखा हो, तो ऑल एसेट की यहां पर बात करी जाती है। दूसरा, 40 करोड़ की संपत्ति यहां पर थी आपकी, जिसमें से आपने 10 करोड़ की संपत्ति एबीसी लिमिटेड के नाम में ट्रांसफर कर दी है। तो अकॉर्डिंगली आपका करस्पॉन्डिंगली यहां पर जो बेसिकली ये 25% आपने एसेट ट्रांसफर कर दी, तो जो भी आपके पास अनयूटिलाइज्ड बैलेंस था उसका 25% आप आगे ट्रांसफर करके चलोगे, तो ये 25 लाख का बनता था, 25 लाख का 25% हो जाता है 6.25 लाख। तो कुल मिलाकर आपको यहां पर 22.25 लाख आपको यहां पर क्रेडिट ट्रांसफर करना होगा। एक और क्लैरिटी यहां पर मैं आपको दे देता हूं, जो ये एसेट का जो रेशियो इस्तेमाल हम करके चल रहे हैं, ये टोटल पे अप्लाई किया जाएगा, टोटल आईटीसी पे अप्लाई किया जाएगा। जैसे मान लीजिए अब आपको यहां पर 16 लाख रुपए देके चलना है, तो जब एक्चुअल में आप पोर्टल पे जाकर एबीसी लिमिटेड को ट्रांसफर करेंगे तो ये आपकी कॉल होगी कि 16 लाख आप कहां से दे रहे हैं। 16 लाख देते समय आप, ऐसा हो सकता है कि इसी में से आईजीएसटी वाले बैलेंस में से ही 16 लाख आपने पकड़ा दिए, या हो सकता है कि आपने 10 लाख आईजीएसटी वाले बैलेंस में से दिए और 6 लाख आप सीजीएसटी वाले बैलेंस में से दे रहे हैं। तो आप ये इंटरनली आप जैसे मर्जी करें, ये आपकी कॉल है, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये जो आपका फॉर्मूला है ये आपका अलग अलग अप्लाई नहीं करवाया जाएगा कि भाई जो 50% मुझे आईटीसी आगे ट्रांसफर करना है तो 50% आईजीएसटी का, 50% सीजीएसटी का, 50% एसजीएसटी का, ऐसा कुछ नहीं है। फॉर्मूला टोटल आईटीसी के ऊपर अप्लाई किया जाएगा और टोटल कुल मिलाकर आपको 16 लाख रुपए का आईटीसी आगे ट्रांसफर करना है। अब ये आपकी कॉल है कि आप किस कंपोनेंट से कितना आगे ट्रांसफर कर रहे हैं। सामने आपको जो टोटल करना है वो 16 लाख ही करके चलना है। इसके लिए आईटीसी 02 फॉर्म भरा जाता है और उसको भरना तभी जरूरी होता है जब ट्रांसफरर और ट्रांसफरी आपके सेम स्टेट के अंदर आ रहे हों। सिमिलरली यहां पर आपको 6,25,000 रुपए का आगे ट्रांसफर करके चलना है। अब 6,25 आप चाहो तो पूरा का पूरा इसमें से दे दो, कुछ इसमें से दो, कुछ इसमें से दो, कुछ इसमें दो, ये आपकी मर्जी है। इंटरनली आप कितना ट्रांसफर करते हैं वो देखेंगे कि आपने 6,25 दिया या नहीं दिया, दैट्स इट। दो महत्वपूर्ण बातें, ये जो आईटीसी का हम अनयूटिलाइज्ड बैलेंस देख रहे हैं, ये कौन सी डेट का बैलेंस पिक किया जाएगा। ये बैलेंस होगा आपका जिस दिन आप आईटीसी 02 फॉर्म भर रहे थे। मैंने जब डिटेल्ड अमेंडमेंट क्लास कराई थी तो आईटीसी 02 फिल करके भी दिखाया था पोर्टल पर जाकर, ठीक है। और जो रेशो उठाएंगे हम एसेट का, एसेट की जो हम देख कर चलेंगे तो वो उस दिन देख के चलेंगे जिस दिन हमारी डीमर्जर के लिए अपॉइंटेड डेट रही होगी। ये कंपनीज एक्ट 2013 के मुताबिक चलती है, तो वहां पर एक अपॉइंटेड डेट होती है कि दिस इज द कट ऑफ डेट फॉर डीमर्जर। तो उस दिन हम अपनी एसेट का रेशो उठाकर चलते हैं। इज इट ओके? ऐसे करके हमारी बात यहां पर ये निकल कर आ जाती है। उसके बाद में फिर आगे बात करके चलते हैं, यहां पर आधार लिंकेज के बारे में बोला गया है। आधार लिंकेज जो है ये बेसिकली मैंडेटरी कर दिया गया है। हालांकि इसमें आपकी इस अमेंडमेंट के बाद भी छोटी सी अमेंडमेंट बाद में आई है, लेकिन मैं आपको वो बता के चल रहा हूं जो आपके एग्जाम के लिए रेलिवेंट है। आधार, जैसे आपके पीछे बैंक अकाउंट भी आधार से लिंक किए गए थे, हर एक चीज आधार से लिंक होती जा रही है, तो फिर भला आपका जीएसटी का रजिस्ट्रेशन आधार से लिंक क्यों ना हो। तो इसके लिए उन्होंने कहा है कि जब आप रजिस्ट्रेशन की फ्रेश एप्लीकेशन डालेंगे तो वहां पर एक कॉलम आएगा, फील्ड आएगा, और उस फील्ड के अंदर आपको आधार नंबर अपना देना होता है। लेकिन वो फील्ड मैंडेटरी फील्ड नहीं है, यानी कि आपकी एप्लीकेशन बिना आधार नंबर के भी फाइल की जा सकती है, रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन बिना आधार नंबर के भी जा सकती है। लेकिन फायदे नुकसान क्या है? अगर आप रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन में ही अपना आधार नंबर दे देते हैं तो वैसे वाले मामले के अंदर आपका नॉर्मली जो 3 वर्किंग डेज होते हैं उतने समय के अंदर आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको ग्रांट करवा दिया जाएगा। इज इट ओके? लेकिन आप रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन के अंदर आधार नंबर मेंशन नहीं करते हैं तो फिर आपको रजिस्ट्रेशन थोड़ा लेट से दिया जाएगा। वो कह रहे हैं कि हम आपके प्रीमिसेस का पहले फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे और फिजिकल वेरिफिकेशन होने के बाद ही हम आपको रजिस्ट्रेशन दे पाएंगे। और इसमें उन्होंने मैक्सिमम 60 डेज का टाइम मांग लिया है लॉ मेकर ने, कि 60 दिन का समय इसमें मैक्सिमम लग सकता है। इसलिए आधार नंबर जरूर जरूर दे दीजिएगा, वरना आपका रजिस्ट्रेशन डिले हो सकता है। दूसरी बात,
आधार की जरूरत किनको नहीं है? जो कि नॉन रेजिडेंट होते हैं, नॉन सिटीजन है बेसिकली, उनका तो आधार कार्ड बन ही नहीं सकता इंडिया के अंदर, तो उनके लिए आधार की रिक्वायरमेंट नहीं है, उनका सिर्फ पासपोर्ट होता है, उसके आधार पर उनको रजिस्ट्रेशन दे दिया जाता है। इज इट ओके? यस सर। जो कंपनी है तो उसमें डायरेक्टर का आधार लगता है, फर्म है तो पार्टनर का आधार लगता है, ईओपी वगैरह है, बीओआई तो उसमें मेंबर्स का आधार लगता है, प्रोप्राइटरशिप है तो इंडिविजुअल का जो अपना है उसका आधार लगेगा। तो इस प्रकार से ये आधार लगाए जाते हैं। कंपनी का, फर्म का, इनका खुद का आधार नहीं होता। पैन कार्ड तो होता है पर इनका खुद का आधार नहीं होता, आधार एक इंडिविजुअल का ही होता है। तो कंपनी के मामले में डायरेक्टर का, फर्म के मामले में पार्टनर्स का, इस प्रकार से आधार वहां पे लगाए जाते हैं। आगे बात करते हैं मैनर ऑफ पेमेंट की। मैनर ऑफ पेमेंट के आगे हम बात करके चलते हैं मालिक। इसमें बता के चलते हैं कि अगर आपने एक्सेस पेमेंट कर दिया है थ्रू यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी और फिर आप रिफंड की एप्लीकेशन डालते हैं, आपका रिफंड सैंक्शन भी हो जाता है, तो जो आपको रिफंड मिलेगा वो आपका ई कैश लेजर में ना आएगा, वो रिफंड का पैसा आपका ई क्रेडिट लेजर में आएगा। क्यों? क्योंकि आपने जो रॉन्ग पेमेंट की थी, गलत पेमेंट की थी, वो बाय यूटिलाइजिंग क्रेडिट करी थी, तो इसलिए रिफंड भी ई क्रेडिट के रूप में ही आपको वापस मिलेगा। कैसे मतलब? मान लीजिए यहां पर वैल्यू ऑफ सप्लाई आपकी 1 लाख रुपए की है, लीगल रेट जो था, जो आपको देना बनता था वो 5% का था, लेकिन आपने बाय मिस्टेक 18% का जीएसटी सरकार को दे दिया और आपका जो बैलेंस था ई क्रेडिट लेजर के अंदर जो पड़ा हुआ था वो था 20,000 रुपए का। तो यहां पर होना क्या चाहिए था? आपकी लायबिलिटी 5% से 5,000 रुपए निकल के आती और टू द एक्सटेंट आप 5,000 रुपए का आईटीसी भी इस्तेमाल कर पाते। 20,000 का बैलेंस था, 5,000 यहां इस्तेमाल हो जाता तो आपके पास 15,000 का आईटीसी का बैलेंस बच जाता। इज इट ओके? 15,000 का आईटीसी का बैलेंस आपके पास में बच जाता। लेकिन आपने एक्चुअल में कर क्या दिया? गलती से आपने 18,000 की कैलकुलेशन कर दी, 18,000 का आईटीसी आपने यहां इस्तेमाल कर लिया और ये आउटपुट लायबिलिटी नील कर दी। यानी कि आपने यहां पर अनयूटिलाइज और अकॉर्डिंगली आपके पास ना आपके पास में अनयूटिलाइज्ड बैलेंस ऑफ आईटीसी इज 2,000 ओनली, बिकॉज 20,000 था, 18,000 चले गए, 2,000 आपके पास मात्र बचता है। जहां 15 बचना चाहिए था वहां सिर्फ 2,000 बचा आपके पास में आकर। आपने कितना पैसा एक्सेस दे दिया? सर 5 देना था, 18 दे दिया, यानी कि 13,000 आपने एक्स्ट्रा दे दिया। इसके लिए आप रिफंड एप्लीकेशन डालेंगे RFD 01 के अंदर और फिर आपका रिफंड सैंक्शन हो जाएगा तो ऑफिसर आपको रिफंड देगा। तो अब ये जो रिफंड आना चाहिए, लॉजिकली बताइएगा कि आपको कैश में मिलना चाहिए। अगर आपको कैश में मिला तो एक तरीके से फिर तो ये देखा गया, फिर तो हर कोई व्यक्ति यही करेगा, उल्टे पुल्टे टैक्स भरेगा, रिफंड की एप्लीकेशन डालेगा, तो इसके चलते उसका आईटीसी कैश में कन्वर्ट हो जाएगा, उसका आईटीसी कैश में कन्वर्ट हो जाएगा इस प्रकार की हरकतों से। तो गवर्नमेंट ने कहा कि अगर आपने एक्सेस पेमेंट कर दी है बाय यूटिलाइजिंग आईटीसी तो हम आपको उसी फॉर्म में वापस करेंगे, जिस फॉर्म में आपने हमें दिया है उसी फॉर्म में हम आपको वापस कर देंगे। आपने पेमेंट किया था आईटीसी के फॉर्म में इस्तेमाल करते हुए, तो हम भी आपको रिफंड आईटीसी के रूप में ही वापस देकर चलेंगे। तो यहां पर कहते हैं कि ऐसे वाले मामले के अंदर जब रिफंड सैंक्शन हो जाएगा तो आपका जो ई क्रेडिट लेजर है उसे रीक्रेडिट कर दिया जाएगा 13,000 से। यानी कि आपने छोड़ा था 2,000, 13,000 का ई क्रेडिट लेजर के अंदर रिफंड आ जाएगा तो आपका ये वापस 15,000 रुपए ई क्रेडिट लेजर का बैलेंस दिख जाएगा। यानी कि जो होना चाहिए था वही पोजीशन आपकी रिस्टोर यहां पर कर दी जाएगी। जो आपने गलती कर दी उसी को गलती को सुधार दिया जाएगा। एक्चुअल में ओरिजिनली जो होना चाहिए था वही फाइनली यहां पर आकर करवा दिया जाएगा। तो कोई बहुत बड़ी अमेंडमेंट नहीं है, एक यहां पर एक क्लैरिफिकेशन बेसिकली दी गई है। इज इट ओके? यस सर। अच्छा, आईटीसी चैप्टर के अंदर रूल नंबर 43 के अंदर भी एक अमेंडमेंट है, उसको मैं सबसे एंड में करवा के चलूंगा। ठीक है जी। न्यूली इंसर्टेड रूल है आपका रूल नंबर 86 कैपिटल ए करके यहां पर आता है, जिसमें बात करते हैं फ्रीजिंग ऑफ ई क्रेडिट लेजर। सरकार कुछ भी फ्रीज कर देती है, कभी आपका बैंक अकाउंट फ्रीज कर देती है रिकवरी के दौरान, कभी कुछ फ्रीज कर देती है। तो ये कह रहे हैं कि आपका जो ई क्रेडिट लेजर है ये भी तो आपकी संपत्ति है, इससे हम फ्रीज कर देंगे। फ्रीज करने का मतलब है कि आप अब अगर फ्रीज हो जाता है तो फ्यूचर में आप ई क्रेडिट लेजर से आप पेमेंट नहीं कर पाओगे। अगर बैंक अकाउंट आपका फ्रीज हो जाता है तो जब तक फ्रीज रहेगा तब तक आप उसमें कोई ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। ऐसे ही ई क्रेडिट लेजर के अंदर आपकी कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो सकती अगर उसको फ्रीज कर दिया जाता है तो इसमें क्या है कि उतने पीरियड के लिए आपकी जो ई कैश लेजर है वहां से आपकी लायबिलिटी बढ़ जाएंगी इसके फ्रीज होने से। ठीक है, और ये मैक्सिमम टू मैक्सिमम फ्रीज किया जा सकता है 1 ईयर के लिए। ध्यान दीजिएगा, आपका बैंक अकाउंट वगैरह फ्रीज करने की पावर उनके पास सेक्शन 83 में आती है, जहां पर प्रोविजनल अटैचमेंट की बात की जाती थी। अगर कोई प्रोसीडिंग्स वगैरह चल रही हैं तो आपके प्रॉपर्टी को प्रोविजनली अटैच किया जा सकता है इंक्लूडिंग द बैंक अकाउंट अंडर सेक्शन 83।
ओके सर जी। और वहां पर प्रोविजनल अटैचमेंट यानी कि जो फ्रीज किया जा रहा था प्रॉपर्टीज को, वो भी 1 साल के लिए था। और अब एक नया प्रोविजन लेकर आ गए कि आपका जो ई क्रेडिट लेजर है उसको भी हम फ्रीज कर सकते हैं फॉर 1 ईयर। किन सिचुएशंस के अंदर? तो 4 बातें यहां पर बताई गई हैं। अगर मान लीजिए जिस व्यक्ति से, जिस सप्लायर से आपने इनवॉइस वगैरह लिया है, अगर वो बंदा मिसिंग है भाई साहब, मतलब फर्जी आदमी था, शेल कंपनी थी, उल्टे सीधे व्यक्ति से आप इनवॉइस ले रहे हैं, तो आपने उसके आधार पर क्रेडिट ले रखा है, तो आपका जो ई क्रेडिट लेजर है उसको हम फ्रीज कर देंगे, क्योंकि आप धोखेबाज साबित हो जाओगे। फेक इनवॉइस के आधार पर क्रेडिट वगैरह ले रखे हैं आपने, तो आपका ई क्रेडिट लेजर उसकी तो इस्तेसी करेंगे, छोड़ेंगे आपको भी नहीं, क्योंकि आप भी इसमें बराबर के भागीदार हो। सप्लायर नॉट टू पे टैक्स टू द गवर्नमेंट, तो ये बेसिकली सप्लायर यहां पर दिख रहा है, तो वो बेसिकली फर्जी आदमी है। कुल मिलाकर ये है कि अगर आप फर्जी आदमी से डील कर रहे हो, फर्जी आदमी से सामान ले रहे हो, सर्विस ले रहे हो, तो वैसे वाले मामले के अंदर आपका ई क्रेडिट लेजर फ्रीज कर दिया जाएगा। या फिर रेसिपिएंट खुद मिसिंग हो जाता है तो उसका ई क्रेडिट लेजर फ्रीज हो जाएगा। या फिर रेसिपिएंट क्रेडिट तो लेके बैठा है लेकिन इनवॉइस उसके पास में नहीं है, ऐसी हरकतों में पकड़ा जाता है तो इसका जो ई क्रेडिट लेजर है उसको यहां पर फ्रीज कर दिया जाएगा। मैक्सिमम टू मैक्सिमम फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर। आफ्टर 1 ईयर वो नेचुरल तरीके से उसमें से जो बैलेंस पड़ा हुआ है वो इस्तेमाल किया जा सकता है। रिटर्न चैप्टर के अंदर कुछ एक्सटेंशन पावर दी गई है लेकिन इनकी आवश्यकता आपको नहीं है। दिस इज नॉट रेलिवेंट फॉर द एग्जाम। अब बात करते हैं हम रिफंड चैप्टर के अंदर। इसके अंदर कई सारी क्लैरिफिकेशंस आपकी बताई गई हैं और वो किस प्रकार से हैं, आइए बात करते हैं। इन द चैप्टर ऑफ रिफंड कई सारी अमेंडमेंट्स हमारी आई हैं। अमेंडमेंट्स के बेसिकली क्लैरिफिकेशंस हैं छोटी छोटी। सबसे पहले है रूल नंबर 89 सब रूल 4 के अंदर, जिसमें हम जानते हैं कि अगर कोई बंदा एक्सपोर्ट करता है अंडर बॉन्ड तो उसे यहाँ पर आईटीसी का रिफंड अवेलेबल हो जाता है। तो वैसे वाले केस के अंदर फॉर्मूला काम करता है कि भाई मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रिफंड क्या रहेगा, तो जो भी आपका नेट आईटीसी है मल्टीप्लाइड बाय एक्सपोर्ट टर्नओवर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड डिवाइडेड बाय एडजस्टेड टोटल टर्नओवर। तो जो नेट आईटीसी का मतलब है वो आईटीसी ऑफ इनपुट या इनपुट सर्विसेज, कैपिटल गुड्स की यहाँ पर हमने बात नहीं करनी होती है। दूसरा, अगर कोई इनपुट क्रेडिट रिलेटेड है 89 4A या 4B से, उसे हम एक्सक्लूड करके चलेंगे। दूसरी बात ये कि अगर हमने कोई एग्जेम्प्टेड सर्विसेज एक्सपोर्ट करी है तो उसको जीरो रेट की कैटेगरी में रखा जाता है और उसका जो क्रेडिट है उसे यहाँ पर कंसिडर किया जाता है। फिर बात करते हैं एक्सपोर्ट टर्नओवर ऑफ गुड्स और सर्विसेज क्या है। तो जहाँ तक सर्विसेज का सवाल है तो उसमें कोई किसी प्रकार का चेंज नहीं है। जो भी आपको रेलिवेंट पीरियड के अंदर पेमेंट्स आई हुई हैं उनमें से आप आगे का जो एडवांस है उसे घटा दीजिए और जो पीछे एडवांस आया हुआ था उसकी सर्विसेज अब दे दी हैं उनको आप जोड़ दीजिए। ऐसे करके एक्सपोर्ट टर्नओवर ऑफ सर्विस निकाल लेंगे। अमेंडमेंट बेसिकली आपकी यहाँ पर है कि एक्सपोर्ट टर्नओवर ऑफ गुड्स जो लेते हैं तो पहले जो भी डिक्लेयर आप करते थे उसको यहाँ पर कंसिडर कर लिया जाता था, लेकिन बंदा क्या करता है कि वो एक्सपोर्ट टर्नओवर को ज़्यादा दिखलाने का प्रयास करता है जिससे कि उसका जो रिफंड का अमाउंट है वो मैक्सिमम बन पाए। तो इसके लिए यहाँ पर इन्होंने एक लिमिट लगा दी है कि जो भी आप डिक्लेयर कर रहे हो वो, और इसी तरह की जो डोमेस्टिक सप्लाईज हैं उनका 1.5% यानी कि 1.5 गुना, इन दोनों में जो भी कम होगा उसे हम यहाँ पर कंसीडर करके चलेंगे। जैसे मान लीजिए आपने वैल्यू डिक्लेयर कर दी 20 लाख रुपए की, लेकिन जो यहाँ पर आपकी डोमेस्टिक सप्लाईज थी उनकी जो वैल्यू थी वो डोमेस्टिकली उनकी वैल्यू 15 लाख रुपए थी, तो 15 लाख का 1.5 गुना हो गया 22.5। तो 22.5 और 20 विच एवर इज लोअर, 20 लेके चलेंगे। लेकिन अगर उनकी जो डोमेस्टिक वैल्यू है सप्लाईज की वो 12 लाख रुपए है तो उसका 1.5 गुना हो गया 18 लाख। देन 18 लाख और 20 लाख विच एवर इज लोअर, यानी 18 लाख यहाँ पर कंसिडर किया जाएगा। तो एक नया पॉइंट ये वाला जो है 1.5 गुने वाला ये यहाँ पर ऐड कर दिया गया है। अमेंडमेंट बस यही है, बाकी सारा ज्यों का त्यों आपका यहाँ पर आया हुआ है। तो क्रक्स यही अमेंडमेंट का 1.5 टाइम्स ऑफ डोमेस्टिक सप्लाईज आप यहाँ लेके चलेंगे और कंपेयर करेंगे जो भी आपने डिक्लेयर किया वैल्यू वो विच एवर इज लोअर। बाकी सारी चीजें ज्यों की त्यों हैं। एक छोटी सी बात बता दूं, पिछली बार अमेंडमेंट आई थी रेलिवेंट पीरियड को लेकर। रेलिवेंट पीरियड का मतलब होता है कि आप जोन से वाले पीरियड के लिए अपना रिफंड एप्लीकेशन दे रहे हैं, 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 4 महीने, 6 महीने, ये पूरे साल भर का इकट्ठा एक बंच हो सकता है जिसके लिए आप अपनी एप्लीकेशन दे रहे हैं, उसे बोलते हैं रेलिवेंट पीरियड।
इज इट ओके? यस सर। और ध्यान दीजिएगा, आप जो आईटीसी ले रहे हैं उसके करस्पॉन्डिंग टर्नओवर ही आपका कंसीडर किया जाएगा। जैसे मान लीजिए एग्जेम्प्टेड सप्लाईज आपकी होती हैं, उनका आपको आईटीसी नहीं मिलता, और वो आईटीसी यहाँ पर नहीं दिख रहा होगा क्योंकि मिलता ही नहीं है, तो वो एग्जेम्प्टेड टर्नओवर भी आप कंसीडर नहीं करेंगे। दूसरा, रूल नंबर 89 4A और 4B का जो आईटीसी उसे आप कंसीडर नहीं कर रहे, तो उसका करस्पॉन्डिंग जो टर्नओवर है वो भी आपका कंसीडर यहाँ पर नहीं किया जाएगा। बस ध्यान रखने वाली एक ही बात है कि अगर एग्जेम्प्टेड सप्लाई को हम एक्सपोर्ट करते हैं तो उसे जीरो रेटेड का स्टेटस मिल जाता है, जिसके करस्पॉन्डिंग आपको क्रेडिट भी मिलता है। क्रेडिट मिलता है तो उसके टर्नओवर को भी यहाँ पर कंसीडर किया जाएगा। अमेंडमेंट सिर्फ 1.5 टाइम्स वाली है, दैट्स इट। उसके बाद में एक पॉइंट आया है, रूल नंबर 96B करके है, इफेक्ट ऑफ नॉन रिसीट ऑफ फॉरेन करेंसी। चूंकि आप जानते हैं फॉरेन करेंसी का आना जरूरी होता है, अगर फॉरेन करेंसी नहीं आती है तो फिर उसके क्या दुष्प्रभाव होंगे। आपने जीरो रेट सप्लाई कर दी है और आपने रिफंड अपना क्लेम किया, चाहे आईटीसी का हो चाहे आपका आईजीएसटी का हो, जो आपने आउटवर्ड सप्लाई पर क्लेम किया था, ठीक है। तो यहाँ जो आपका रिफंड बनेगा वो डिपार्टमेंट ने अलाउ कर दिया, लेकिन वो सब्जेक्ट टू रियलाइजेशन ऑफ फॉरेन करेंसी होता है। अगर आपकी फॉरेन करेंसी टाइम से आ जाती है देन ओके, या फिर फॉरेन करेंसी का आना वेव ऑफ कर दिया जाता है बाय द आरबीआई। इन सच ए केस तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आपका मिला हुआ पैसा आप ही के पास में रहेगा, ठीक है। यस। उसके बाद लेकिन अगर आपकी जो फॉरेन करेंसी है वो विद इन द टाइम प्रिस्क्राइब्ड बाय फेमा प्लस एक्सटेंशन, इतने समय के अंदर वो नहीं आती है, तो जितने तक नहीं आई है उतना तक प्रपोर्शनेट आपको पैसा ब्याज के साथ लौटाना पड़ेगा। मतलब जैसे मान लीजिए 1 करोड़ की फॉरेन करेंसी आनी थी और उसके करस्पॉन्डिंग आपको 20 लाख रुपए का रिफंड मिला हुआ है, आधी करेंसी आ गई है आधी नहीं आई है, तो आपको आधा जो रिफंड मिल गया था वो लौटाना पड़ेगा, यानी कि 10 लाख रुपए आपको लौटाने पड़ेंगे, और वो भी ब्याज के साथ में। और लौटाने की समय सीमा आपकी 30 डेज की यहाँ पर रखवाई गई है। लेटर ऑन अगर आपकी फॉरेन करेंसी रियलाइज हो जाती है तो आप बीआरसी बैंक रियलाइजेशन सर्टिफिकेट दिखाइएगा, 3 महीने के अंदर अंदर सरकार को सूचित करें, और जो पैसा आपका रिफंड का आपसे रिकवर किया गया था वो पैसा आपको वापस दे दिया जाएगा। तो यहां पर एक छोटी सी क्लैरिफिकेशन इस बारे में आई है। ध्यान रखेंगे 30 दिन और 3 महीने 2 टाइम लिमिट यहां पर दी गई हैं, आपको देना है 30 दिन के अंदर, और जब आपका लेटर ऑन रियलाइज हो जाए फॉरेन करेंसी तो आप 3 महीने के अंदर अंदर उनको सूचित कर दीजिएगा। तो आपका जो पैसा है, जितना तक आपकी फॉरेन करेंसी आ गई है उतना तक आपको प्रोपोर्शनेट बेसिस पर वापस पैसा लौटा दिया जाएगा, दोबारा दे दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक और पॉइंट है कि जब हम आईटीसी का रिफंड क्लेम करते हैं तो लाइक जैसे एक्सपोर्ट अगर हम कर रहे हैं और वहां पर हमारा आईटीसी का रिफंड बनता है, क्योंकि हम जानते हैं कि अंडर बॉन्ड जब एक्सपोर्ट किया जाता है तो वहां पर आईटीसी का रिफंड बनता है। तो आईटीसी का रिफंड अमाउंट कितना बनेगा और उसे किस प्रकार से क्रेडिट लीजर के अंदर शो किया जाएगा एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ रिफंड एप्लीकेशन। तो नॉर्मली तो अब तक हम यही जानते हैं कि भाई जो भी फॉर्मूला हमने अभी देखा था उस फॉर्मूले से जो भी हमारा मैक्सिमम अमाउंट निकल के आता है हम उतना तक रिफंड क्लेम कर सकते हैं, लेकिन सर्कुलर के माध्यम से इसमें 2 बातें और ऐड करी गई हैं। क्या? जैसे मान के चलिए आप जनवरी महीने का रिफंड अपना क्लेम कर रहे थे, ठीक है, तो जनवरी महीने का रिफंड क्लेम कर रहे थे, तो इस महीने की जो भी आपकी टैक्स लायबिलिटी बनती है उसे पे ऑफ करने के बाद आपके पास बैलेंस बचता है मान लो 10,000 रुपए का, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करते हैं कि आपका जो फॉर्मूले से कैलकुलेट होकर अमाउंट आ रहा है वो आ रहा है 12,000 रुपए का, और जब आप रिफंड की एप्लीकेशन डाल रहे थे उस समय आपके जो ई क्रेडिट लेजर है उसके अंदर बैलेंस दिख रहा है एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन 11,000 रुपीज़ का। तो फिर हम इसी में क्या करके चलेंगे? तो इसमें से बोलता है कि इन तीनों में जो भी लोएस्ट अमाउंट है उतना तक आपको रिफंड यहां पर अलाउ किया जाएगा। बड़ी महत्वपूर्ण बात है, ध्यान से सुनिएगा। जब आप रिफंड की एप्लीकेशन डाल रहे हैं कि मुझे आईटीसी का रिफंड चाहिए, तो एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन आपको उतना पैसा अपने ई क्रेडिट लेजर से कम करना होता है, क्योंकि आप वो पैसा कैश के रूप में वापस सरकार से लेना चाहते हैं, तो आपको वहां से हटाना पड़ेगा। तो मुझे बताइए, अगर मेरा फॉर्मूला 12,000 कह रहा है और मेरे एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन मेरे पास 11,000 का बैलेंस है, तो क्या मैं 12,000 का रिफंड क्लेम कर सकता हूं? द आंसर इज नो। मैं मैक्स टू मैक्स 11 का ही तो कर सकता हूं। दूसरा,
टैक्स पे करने के बाद आपके पास बचता ही 10,000 रुपये है। ये तो कोई और क्रेडिट शामिल हो गया था एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन, जैसे 1,000 रुपये बढ़ गया। तो क्या आप इससे ज़्यादा आपने क्लेम कर सकते हैं? द आंसर इज नो। तो इसलिए रेलिवेंट पीरियड की रिटर्न वगैरह फाइल करने के बाद जो बैलेंस बचता है वो एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन जो ई क्रेडिट लेजर के अंदर बैलेंस है वो, और जो फॉर्मूले से आप कैलकुलेट करते हो वो, इन तीनों में जो भी कम होगा उतने तक की आपकी रिफंड की एप्लीकेशन जा सकती है। तो चूंकि इन तीनों केसेस के अंदर 10, 11, 12,000, 10,000 सबसे कम है, तो आपकी जो रिफंड की एप्लीकेशन जाएगी वो 10,000 रुपये की जाएगी। अब जैसे मैंने कुछ देर पहले बताया था कि जब आप रिफंड की एप्लीकेशन डालते हैं तो उतना पैसा आपको ई क्रेडिट लेजर से कम करना होता है। तो एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन आपका जो बैलेंस था वो 11,000 था। मैंने मान लिया है कि आपका वो स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से था, 11,000 का मैंने एज्यूम कर लिया है कि 6,000 IGST के फॉर्म में था, CGST के फॉर्म में था आपका 1,500 रुपये, और SGST के फॉर्म में था आपका 3,500 रुपये। लेकिन आपको इस 11,000 में से 10,000 घटाना है, तो कहीं ना कहीं आपको कंपोनेंट वाइज तो चूज करना पड़ेगा कि आप कितना किस में से कम कर रहे हो, है ना। तो इसमें बताया गया कि सबसे पहले आप ना IGST से कम करो। जितना भी IGST, मेरा 6,000 का बैलेंस था, तो ऑटोमेटिकली मैं यहाँ से 6,000 तक कम कर सकता हूँ, ये मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस रहेगी। उसके बाद चूंकि ऑलवेज CGST और SGST को इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाता है, तो लॉ मेकर बोलता है कि सेकंड प्रेफरेंस पर आप ये करो कि इन दोनों से इक्वल लेके चलो। इक्वल का मतलब ये हो गया कि 10,000 में से 6,000 तो मैंने ले लिया, यहां से हटा दिया अपने IGST से, अब बाकी बचता है 4,000 मुझे और हटाना है ई क्रेडिट लेजर से। तो 4,000 का आधा आधा हो गया भाई 2,000, तो लॉ के मुताबिक 2,000 और 2,000 ये मुझे इन दोनों से करस्पॉन्डिंगली हटाना है। CGST से 2,000 हटाना है, SGST से 2,000 हटाना है। अगर यहां मान लीजिए 2,500 का बैलेंस होता तो फिर तो मैं यहां पे भाई आराम से घटा पाता, 2,000 रुपये घटा पाता और ये मेरा लॉफुली ट्रीटमेंट हो जाता। लेकिन मेरे पास बैलेंस है ही नहीं CGST में 2,000 रुपये का, तो मैं कैसे घटा सकता हूं? तो यहां पर मैं मैक्स टू मैक्स कितना कम कर सकता हूं CGST का क्रेडिट? 1,500 रुपये। तो लॉ मेकर कहता है कि अगर ऐसी सिचुएशन बनती तो कोई बात नहीं, फिर आप थोड़ा लिबरल हो जाओ, जितना घटा सकते हो उतना घटाइए, जितना लॉ को फॉलो कर सकते हो उतना फॉलो कीजिए। हालांकि लॉफुली तो लिमिट ये बनती है जनरली, लेकिन अगर ये पूरी नहीं हो पा रही तो कोई बात नहीं, 1,500 यहां से ले लीजिए और बाकी जो बचता है फिर आप जहां से लिया जा सकता है वहां से ले लीजिएगा। तो ये भी आपका लॉफुली वैलिड ही रहेगा। तो पहली प्रेफरेंस IGST के लिए, दूसरी प्रेफरेंस जो बैलेंस है उसे इक्वली काटिए CGST और SGST या UTGST के क्रेडिट से, और अगर इक्वली नहीं कट पा रहा है तो जितना जिससे मैक्सिमम कट पाए उतना वहां से आप काट लीजिएगा। इज इट ओके? जिससे कि आपका लॉ टू द एक्सटेंट जितना आप मैक्सिमम फॉलो कर पा रहे हो उतना कर सको, तो ये भी आपका वैलिड ट्रीटमेंट ही माना जाएगा। सर क्या मैं ऐसे कर सकता था कि यहां से CGST से 1,000 ले लूं और बाकी 3,000 में SGST ले लूं? नहीं, आप ये नहीं कर सकते, आप लॉ के अगेंस्ट जा रहे हैं। जहां तक आपकी मजबूरी थी, यहां से आपको 2 चाहिए थे ना, तो कम से कम 1,500 तो लो, यहां से आप जितना ले सकते हो, तो ये गलत हो जाएगा, तो ये आपका यहां पर ठीक माना जाएगा। तो इस प्रकार से एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ योर एप्लीकेशन आप ये ट्रीटमेंट यहां पे करके चलेंगे। तो क्रक्स क्या बताया मैंने यहां पर कि जब आप पहली बात रिफंड आपको कितना मिलेगा, रिटर्न उस रेलिवेंट पीरियड की रिटर्न भरने के बाद जो बैलेंस बचता है वो, एप्लीकेशन फाइल करते समय जो बैलेंस है वो, और फॉर्मूले से जो अमाउंट निकल के आया है वो, इन तीनों में जो लोएस्ट हो उसे पकड़िए। एंड डिडक्ट कैसे करेंगे? सबसे पहले एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन सबसे पहले आप डिडक्ट कीजिएगा फ्रॉम योर IGST बैलेंस, उसके बाद CGST SGST से इक्वली आप उसे डिडक्ट कीजिएगा, ठीक है। और अगर इक्वली डिडक्ट ना हो पा रहे तो जितना मैक्सिमम लॉ को फॉलो कर सको उतना आप कर लीजिएगा। उसके बाद में आगे एक छोटा सा पॉइंट पूछा गया है कि रेलिवेंट पीरियड क्या पूरा 1 साल भर का भी हो सकता है? जिस पीरियड के लिए आप रिफंड क्लेम कर रहे होते हो उसे बोलते हैं रेलिवेंट पीरियड। आप 1 महीने के लिए करो, आप 2 महीने के लिए करो, आप 3 महीने, 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने का, 1 साल भर के लिए भी इकट्ठा रिफंड एप्लीकेशन जा सकती है। द आंसर इज यस। बंचिंग ऑफ टैक्स पीरियड, क्या ये एक फाइनेंशियल ईयर भी हो सकता है? द आंसर इज यस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। GST रेट चेंज, नॉर्मली हम जानते हैं इन्वर्टेड टैक्स रेट स्ट्रक्चर कब बोला जाता है? जब बेसिकली आपका जो इनपुट साइड के जो टैक्सेस हैं, जो इनपुट के जो टैक्स रेट्स हैं इनपुट्स के, नॉट ऑफ इनपुट सर्विसेज या कैपिटल गुड्स, जब इनपुट के आपके टैक्स रेट्स किसी भी, मान लो मल्टीपल इनपुट इस्तेमाल कर रहे हैं, तो किसी भी इनपुट का रेट आपके आउटपुट से ज़्यादा हो रहा है तो ये सिचुएशन आपकी
इन्वर्टेड टैक्स रेट स्ट्रक्चर में फॉल कर जाती है। और रूल नंबर 89 सब रूल 5 के मुताबिक एक फॉर्मूला है, उसके मुताबिक आपको यहां पर आईटीसी का रिफंड दे दिया जाता है। लेकिन क्या यह सिचुएशन भी आपकी इन्वर्टेड टैक्स रेट स्ट्रक्चर में आएगी? सिचुएशन क्या है? एक ट्रेडर आदमी है, उसने परचेज किया गुड्स 1 लाख रुपए का, और वैसे नॉर्मली क्या होता है, ट्रेडर पे तो नियम लागू ही नहीं होता, क्योंकि अगर ट्रेडर हूं तो जो इनपुट का रेट होगा वही मेरा आउटपुट का रेट होगा। तो वैसे भी 89.5 ट्रेडर पे तो अप्लाई होता ही नहीं है, ये तो मैन्युफैक्चरर पे एप्लीकेबल होता है कि वो खरीदते कुछ और हैं और बनाकर कुछ और बेचते हैं, तो वहां पर रेट वेरिएशंस आ जाते हैं। बट स्टिल ट्रेडर की तरफ से एक क्वेरी आई कि साहब इसमें बताओ क्या होगा कि हमने परचेज किया गुड्स 18% पर, 18% से जीएसटी इनपुट पे भर दिया, और जब हमने उसे बेचा तो उस समय तक रेट चेंज हो चुके थे। ये मैंने 1 अप्रैल को परचेज किया था और विद इफेक्ट फ्रॉम 1 मई 2020 से रेट 12% हो गया है घटकर। तो जब मैंने इसको बेचा उस समय मैंने 12% का आउटपुट जीएसटी भरा, तो इसके चलते हुए मेरा अनयूटिलाइज्ड आईटीसी बैलेंस बचेगा। तो मैंने खरीदा ज़्यादा पर, बेचा कम रेट पर, तो क्या मुझे यहाँ पर आईटीसी का रिफंड मिलेगा? द आंसर इज नो, क्योंकि रेट चेंज होने की वजह से अगर ऐसे वेरिएशंस आते हैं तो इसे इन्वर्टेड टैक्स रेट स्ट्रक्चर का हिस्सा नहीं माना जाएगा। और सिंपल वर्डिंग दिमाग में रखिएगा, ट्रेडर की बात कर रहे हैं तो भाई साहब ये चर्चा नहीं करी जाएगी। ओके सर जी। उसके बाद में आगे आता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आईटीसी फॉर रिफंड पर्पस। हमें आईटीसी का रिफंड मिलता है 2 सिचुएशंस के अंदर, जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तब, और दूसरा जब इन्वर्टेड टैक्स रेट स्ट्रक्चर होता है तब। तो वहां पर वो पूछ रहे हैं कि भाई साहब एक बात तो बताओ कि जब आईटीसी लेके चल रहे हो, ऊपर भी हम देख रहे थे कि भाई आईटीसी का बैलेंस ये इतना है, या फॉर्मूले से जो निकल के आया वो विच एवरेज रूट। तो आईटीसी का मीनिंग क्या है वहां पर? आईटीसी 2 प्रकार का आपने जाना है, एक क्लियर आईटीसी और एक होता है आपका अनक्लियर्ड आईटीसी। जो अनक्लियर्ड आईटीसी होता है उसके केस में प्रावधान अभी आप पढ़ के आए हैं, रूल नंबर 36(4) के अंदर उसे बताया गया है। उसमें यही बताया गया है कि भाई जो भी आपका अनक्लियर्ड आईटीसी है उसे रखिए, और साथ में आप जो क्लियर्ड आईटीसी जीएसटीआर 2A में दिख रहा है उसका 10% विच एवर इज लोअर उतना तक बुक कर सकते हैं। अगर मैं उसी क्वेश्चन का डेटा रिपीट करूं यहां पर कि 54,000 का मेरा यहां पर क्लियर आईटीसी था, 54,000 का मेरा क्लियर आईटीसी था, और यहां पर मेरा ये 5,400 रुपए का अनक्लियर्ड आईटीसी है। तो क्या अनक्लियर्ड आईटीसी को भी हम लोग यहां पर रिफंड पर्पस के लिए शामिल करके चलेंगे? द आंसर इज नो। यहां पर सिर्फ और सिर्फ क्लियर आईटीसी की ही बात करी जाएगी। या मैं ऐसे बात को बोलूं कि ये 5,400 को छोड़कर बाकी जो आपका आईटीसी है उसे कंसीडर यहां पर किया जाएगा। इज इट ओके? यस सर। उसके बाद में एक और सर्कुलर यहां पर दिया गया है कि अगर आपको एडवांस पेमेंट आ जाता है, उसके बाद डील कैंसिल हो जाती है, तो इसके बाद जीएसटी में फिर क्या सीन रहेगा मैं आपको बताता हूं। देखो, आपने मुझे एडवांस पेमेंट दे दिया और मैंने आपको टैक्स इनवॉइस इश्यू कर दिया है, फिर डील हो गई कैंसिल। आपने कहा जी नहीं जी, हमने कहा कोई बात नहीं, तो मैं फिर आपको उस इनवॉइस को नलिफाई करने के लिए क्या करूंगा कि मैं आपको क्रेडिट नोट इश्यू कर दूंगा। इज इट ओके? जब इनवॉइस इश्यू किया था तो उसके आधार पर मेरा टाइम ऑफ सप्लाई निकला और मैंने सरकार को जीएसटी भी जमा करा दिया, राइट। लेकिन जब डील कैंसिल हुई मैंने आपको क्रेडिट नोट इश्यू कर दिया। क्रेडिट नोट भी जीएसटी पोर्टल पर जाएगा जीएसटीआर 1 के माध्यम से, और वो क्रेडिट नोट जाकर वहां क्या करेगा कि जो भी मेरी फ्यूचर की आउटपुट जीएसटी लायबिलिटी है उतना तक वो उसे रिड्यूस कर देगा। तो मेरे एंड पर इफेक्ट जो है वो नलिफाई हो जाएगा। जितना टैक्स मैंने भरा था फ्यूचर लायबिलिटी में उतना तक पैसा मेरा कम करवा दिया जाएगा। इज इट ओके? लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि अगर मान लीजिए इसी केस के अंदर अगर ऐसा हो कि मेरी भविष्य में कोई फ्यूचर लायबिलिटी है ही नहीं जीएसटी की, तो क्या होगा? हो सकता है कि मेरी सर्विस या गुड्स जो भी है वो एग्जेम्प्ट हो जाए, भविष्य में लायबिलिटी ही नहीं है। जब भविष्य में मेरी लायबिलिटी नहीं है तो क्रेडिट नोट इश्यू करके मैं क्या कम करूंगा? क्योंकि लायबिलिटी हो तो उसे कम करूं ना फ्यूचर के अंदर। तो जब लायबिलिटी नहीं तो कम क्या करूंगा? तो यहां पर क्रेडिट नोट का कॉन्सेप्ट पिट जाएगा और मुझे नुकसान यहां पर हो जाएगा। तो ऐसी दशा में गवर्नमेंट ने कहा कि अगर आपकी फ्यूचर लायबिलिटी नहीं है तो फिर आप उतने अमाउंट का जो आप दे चुके हैं उसका रिफंड क्लेम कर सकते हैं अगर आपकी डील कैंसिल हो गई है तो। वो वाली बात यहां पर बताई जाती है। दूसरा एक और सिनेरियो, आपने मुझे कोई एडवांस पेमेंट दे दिया लेकिन मैंने आपको इनवॉइस नहीं दिया था बल्कि मैंने आपको रिसीट वाउचर यहां पर इश्यू कर दिया था।
फिर डील कैंसिल हो जाती है। अब रिसीट वाउचर इशू किया था तो क्या मैं क्रेडिट नोट इशू कर सकता हूं? द आंसर इज नो। डेबिट नोट क्रेडिट नोट जो हैं वो बेसिकली इनवॉइस के ही दो अंग हैं, उसी के दो पार्ट्स हैं। जब इनवॉइस ही नहीं तो डेबिट नोट क्रेडिट नोट कहां से आ जाएंगे, है ना? तो यहां पर जब मैंने आपको रिसीट वाउचर दिया है तो इस केस में अब मेरे पास, तो मान लीजिए हम सर्विस की बात कर रहे हैं, आपने एडवांस पेमेंट दिया, सर्विस सेक्टर में एडवांस पेमेंट आने पर टाइम ऑफ सप्लाई निकलेगा, मेरी जीएसटी लायबिलिटी चली जाएगी वहां पे, मैं तो सरकार को जीएसटी भर दूंगा। डील हो गई कैंसिल, क्रेडिट नोट इश्यू कर नहीं सकता उसके एवज में क्योंकि मैंने रिसीट वाउचर दिया था। तो अब वो मेरा पैसे का मुझे वापस भुगतान कैसे मिलेगा, उसका बेनिफिट मुझे कैसे मिलेगा जो मैं ऑलरेडी सरकार को पे कर चुका हूं, क्योंकि फ्यूचर लायबिलिटी तो एडजस्ट हो ही नहीं सकती क्योंकि क्रेडिट नोट इश्यू नहीं कर सकता। तो बताते हैं कि यहां पर भी आप रिफंड रूट से जा सकते हैं, जो भी पैसा आपने जमा करा दिया है वो आपको रिफंड रूट से वापस दे दिया जाएगा। वही बात आपको यहां पर बताई गई है कि एडवांस आपको रिफंड मिल जाता है, सॉरी एडवांस में आपको पेमेंट मिल जाता, आपने इनवॉइस भी इश्यू कर दिया था, उसके बाद फिर डील कैंसिल हो जाती है, तो उसमें क्या करोगे, तो क्रेडिट नोट डालो और अपनी फ्यूचर लायबिलिटी को रिड्यूस करवा लो। लेकिन अगर फ्यूचर में कोई आउटपुट टैक्स लायबिलिटी ना बनती हो तो फिर आप रिफंड रूट से जा सकते हैं। इज इट ओके? यस सर। उसके बाद में आगे बोलते हैं यहां पर आकर कि अगर मान लीजिए एडवांस रिसीव किया गया था, इनवॉइस इश्यू नहीं हुआ बल्कि रिसीट वाउचर दिया था, तो क्रेडिट नोट यहां पर इश्यू हो नहीं सकता, तो आपके पास सिर्फ रिफंड रूट ही यहां पर बचता है, आप अपने उस पैसे को रिफंड रूट से क्लेम कर लीजिए। लास्ट पॉइंट में बोलते हैं कि व्हाट हैपन इन केस ऑफ सेल रिटर्न। तो यहां पर वही नॉर्मल तरीका रहेगा पहले क्वेश्चन वाला, पहले क्वेश्चन का जो आंसर है, अगर मैंने आपको सेल कर दिया कोई प्रोडक्ट और सेल करने के बाद में फिर वो रिटर्न हो जाता है, तो ऑब्वियस सी बात है मैं आपको क्रेडिट नोट डालूंगा जिससे कि मेरी फ्यूचर की जो लायबिलिटीज हैं वो रिड्यूस हो जाएंगी सिंपल वर्डिंग्स में। और अगर यहां पर ऐसा है कि मेरी कोई फ्यूचर लायबिलिटी है नहीं, मान लो मेरा प्रोडक्ट एग्जेम्प्ट कैटेगरी में आ गया है, तो अब मैं क्या करूंगा, मैं रिफंड रूट से जो मैंने पैसा दे दिया है मैं सरकार को बोलूंगा भाई साहब डील जो माल था वो रिटर्न हो गया है, इसलिए आप मुझे मेरा पैसा वापस दे दीजिए, रिफंड रूट से चला जाऊंगा। तो जो मेरा आंसर 1 था वही आंसर यहां पर आपका निकल कर आ जाएगा। ठीक है? यस सर। उसके बाद में फिर आते हैं आपके, हमारा जो प्रोसीजरल पार्ट है बेसिकली डिपार्टमेंट की तरफ से, वो यहां पर आ जाता है। ये डायग्राम मैंने आपको आपकी समझ के लिए दिया है, इस डायग्राम में कोई अमेंडमेंट नहीं है, मैं आपको बस सेक्शंस का फ्लो यहां पे समझाना चाहता था। तो एक नया डायग्राम इस वाले बैच में जो पीछे मैंने खत्म किया है जुलाई में, उसमें मैंने इजाद किया था काफी कुछ सर्च करके। तो फिर देखो जरा जैसे अगर कोई बंदा, गवर्नमेंट के जो टूल्स होते हैं बेसिकली, गवर्नमेंट कैसे काम करती है, अधिकारी कैसे काम करता है, अगर बंदे ने अपनी रिटर्न फाइल कर दी है तो अधिकारी उसको स्क्रूटनाइज कर सकता है अंडर सेक्शन 61। अगर इस पूरे तंत्र को, खेल को मेडिकल फील्ड से कंपेयर किया जाए तो ऐसे मान के चलो जैसे कि अधिकारी नब्ज पकड़कर देख रहा है, जैसे डॉक्टर अपने पेशेंट की नब्ज पकड़कर देखता है और बीमारी का पता लगाने का प्रयास करता है, ऐसे ही वो आपकी नब्ज यहां पर टटोल रहा है आपकी रिटर्न को खंगाल के। अगर उसे यहां पर कुछ डाउट्स क्रिएट होते हैं, कुछ समस्या पैदा होती है, तो फिर वो क्या क्या एक्शन ले सकता है, यानी सेक्शन 61 के बाद और क्या क्या एक्शंस हो सकते हैं। हो सकता है कि वो आपको डायरेक्ट इसके बाद शोकोज नोटिस इश्यू कर दे और उसके बाद फिर डिमांड ऑर्डर बने। हो सकता है इसके बाद फिर वो आपको सेक्शन 60, मतलब ये जो शोकोज नोटिस है ये एक प्रकार का है देसी इलाज, अगर बीमारी गंभीर नजर आ रही है, एलोपैथिक से दूर होने वाली नहीं है, तो फिर वो आयुर्वेदिक यानी कि देसी इलाज आपका कर देगा शोकोज नोटिस के माध्यम से। या फिर वो आपका इसमें फर्दर जो डिपार्टमेंटल ऑडिट होता है उसे कंडक्ट करवा सकता है सेक्शन 65 के अंदर। इट इज जस्ट लाइक वो एक्सरे कराएगा, अगर उसे कुछ थोड़ी डिटेल जाननी है तो उसका एक्सरे करा कर दिखेगा, फिर ट्रीटमेंट करना शुरू करेगा। उसके बाद में ये भी कर सकता है कि अगर कोई उलझ रहा है मामला तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट को सुलझाने के लिए जो कि क्रेडिट या वैल्यूएशन से संबंधित है, तो वो यहां पर स्पेशल ऑडिट भी करवा सकता है थ्रू अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट अकाउंटेंट। इज इट ओके? यस सर। तो ये तरह से मान के चलिए एक प्रकार से एमआरआई है, मतलब किसी पर्टिकुलर पॉइंट को अगर डॉक्टर ने जूम करके देखना होता है किसी बॉडी के पार्ट्स को, तो उसकी एमआरआई करा के चलते हैं। उसके बाद में स्क्रूटनी के बाद में वो सीधा सर्च एंड सीजर इंस्पेक्शन की तरफ भी मूव कर सकता है। तो इसे आप ऐसे मान के चलिए जैसे कि डॉक्टर किसी पेशेंट का ऑपरेशन करता है, लेकिन ऑपरेशन करने से पहले कुछ एक टेस्ट वगैरह करने होते हैं कि बंदे की बॉडी ऑपरेट करने लायक है या नहीं। तो ऐसे ही यहां पर होता है, पहले वो इंस्पेक्शन करेगा सेक्शन 67 सब सेक्शन 1 के अंदर, और 2 के अंदर सर्च एंड सीजर यानी कि ऑपरेशन करने की पावर रखता है। तो सेक्शन 61 के बाद 4 रास्ते खुलते हैं, एक शोकोज नोटिस सेक्शन 73-74 का, दूसरा सेक्शन 65 डिपार्टमेंटल ऑडिट, उसके बाद एक एमआरआई का है और एक इंस्पेक्शन सर्च एंड सीजर के, ये 4 रूट यहां से आकर खुलते हैं। दूसरा,
अगर कोई व्यक्ति अपनी रिटर्न ही फाइल ना करे तो क्या करें, यानी कि डॉक्टर को उसकी नब्ज ही टटोलने को नहीं मिल रही है तो क्या करके चलें। तो एक आपने इलाज सुना होगा, घर बैठे इलाज, मतलब पेशेंट को बिना बुलाए इलाज, तो उससे बोलते हैं एक तरफा प्यार, मतलब बेस्ट जजमेंट के नाम से जानते हैं, एक्स पार्टी असेसमेंट के नाम से उसे हम यहां पर जानते हैं। तो घर बैठे इलाज ही कर देगा रोगी को बिना बताए। तो इसमें क्या होता है आप जानते हैं, नोटिस वोटिस जाता है, सेक्शन 46 का रिटर्न फाइल कर दो, ये कर दो, वो कर दो। अगर वो नहीं करता है तो फिर 15 दिन का टाइम दिया जाता है नोटिस के बाद में। अगर रिटर्न वगैरह फाइल कर दी तो ओके, अगर नहीं फाइल करी तो फिर यहां पर उसका बेस्ट जजमेंट करवा दिया जाता है। ठीक है जी। और अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसका रजिस्ट्रेशन तक नहीं लिया, कोई ज्यादा ही बड़ा खलीफा है ये, तो रजिस्ट्रेशन नहीं लिया तो ऑटोमेटिकली रिटर्न भी नहीं आई होगी, तो इसका भी बेस्ट जजमेंट ही करना पड़ेगा, एक्स पार्टी ही करना पड़ेगा, क्योंकि अधिकारी के पास कोई इंफॉर्मेशन है ही नहीं। ठीक है। एक और होता है भगोड़े लोगों के लिए जो होता है, सेक्शन 64 के अंदर आता है आपका समरी असेसमेंट आता है कि अगर लगता है कि भाई व्यक्ति भाग जाएगा, इंडिया के बाहर जाने वाला है, तो उसका फटाफट से समरी असेसमेंट करवा दिया जाता है। अगर उसमें कोई किसी प्रकार की एरर आती है, अगर एरर आती है तो फिर वैसे वाले मामले के अंदर समरी असेसमेंट को विड्रॉ कर लिया जाएगा और फिर उसका देसी इलाज करवाया जाता है सेक्शन 73, 74 के मुताबिक। और अगर समरी असेसमेंट में कोई किसी प्रकार की एरर नोटिस नहीं की जाती तो इसी को फाइनल करवा दिया जाता है। ये देसी इलाज तक कौन कौन से रूट से आ सकते हैं? सेक्शन 61 से देसी इलाज पर आ सकते हैं, सेक्शन 65 से, 66 से, 67 से और सेक्शन 64 से होते हुए हम देसी इलाज पर आ सकते हैं। 5 पॉइंट हैं देसी इलाज तक आने के लिए। यहां पर आकर यह देखा जाता है कि सेक्शन 73 लगेगा या सेक्शन 74 लगेगा, बोनाफाइड या मेलाफाइड। मेलाफाइड में फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स, सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स एटसेट्रा केस में मेलाफाइड मानते हैं, अदरवाइज केसेस में बोनाफाइड माना जाता है। देसी इलाज के लिए इनमें से 5 में से एक होना जरूरी है, शॉर्ट पेमेंट, नॉन पेमेंट, एरनियस रिफंड, आईटीसी रॉन्गली अवेल्ड और आईटीसी रॉन्गली यूटिलाइज्ड। तो ऐसे वाले मामले के अंदर देसी इलाज करवा दिया जाएगा, ऐसे करके यहां पर बोला जाता है। और उसके बाद ये सारी प्रोसीडिंग्स अप्लाई करने के बाद अगर असेसी पैसे का पेमेंट नहीं कर रहा है, डिमांड का पेमेंट नहीं कर रहा है, तो उसकी रिकवरी करवा दी जाती है सेक्शन 79 के अंदर। और इसके अंदर मैं बता दूं, जहां जहां पर आपके स्टार लगे हुए हैं, स्टार वाले पॉइंट के अंदर सेक्शन 62, 63, 64 ये एक्स पार्टी असेसमेंट यहां पर हो रहा है, एक तरफ असेसमेंट हो रहा है, तो कहीं एसएससी अपनी प्रॉपर्टी को बेच बाच कर ना भाग जाए, ऐसे वाले मामलों के अंदर उसका प्रोविजनल अटैचमेंट करवा दिया जाता है अंडर सेक्शन 83 के अंदर। और एक चौथा पॉइंट ये एक ही आ रहा है सेक्शन 67 और ये शोकोज नोटिस, डिमांड ऑर्डर। 5 ऐसी सिचुएशंस हैं जहां पर बंदे का प्रोविजनल अटैचमेंट हो सकता है। और अभी प्रोविजनल अटैचमेंट की तर्ज पर यहां तो बैंक अकाउंट वगैरह आपके फ्रीज कर दिए जाते हैं। अभी एक रीसेंट प्रोविजन जो मैंने कुछ देर पहले आपको बताया था, ई क्रेडिट लेजर को भी फ्रीज किया जा सकता है 1 साल के अंदर अंदर, ये सुविधा रूल के अंदर दी हुई है। अच्छा जी, तो ये बेसिकली यहां पर कोई अमेंडमेंट नहीं थी मालिक, मैं बस आपको सेक्शंस का फ्लो समझाना चाह रहा था कि जो डिपार्टमेंट की तरफ से टूल अपनाए जाते हैं उनका फ्लो कैसे काम करता है। ठीक है ना। तो एक नया डायग्राम बनाया था, मैं कहा चलो अमेंडमेंट क्लास के माध्यम से मैं आप सभी को इसकी जानकारी दे दूं। अब बात करते हैं असेसमेंट चैप्टर में आकर, सेक्शन 62 आता है, ऊपर हम जिक्र भी कर रहे थे इसका, यहां पर आकर नॉन फाइलर वाला। तो नॉन फाइल जो बंदे अपने रजिस्टर्ड तो हैं परंतु वो अपने टर्न फाइल नहीं करते हैं, तो ऐसे वाले व्यक्तियों के लिए हमने पढ़ा है कि इन व्यक्तियों को नोटिस जाता है सेक्शन नंबर 46 के अंदर, और 47 में लेट फी वगैरह भी इनके ऊपर लगाई जाती है। 46 का नोटिस जाएगा, 15 दिन का वेट किया जाता है। अगर वो अपना नहीं फाइल करता है रिटर्न, तो फिर क्या करते हैं कि उसका बेस्ट जजमेंट कर दिया जाएगा। अधिकारी जो भी उसके हाथ में इंफॉर्मेशंस आएंगी, चाहे वो वेंडर के यहाँ से डिटेल्स आ रही हों, ई वे बिल के माध्यम से डिटेल्स आ रही हों, या कुछ इस प्रकार की इंफॉर्मेशन इकट्ठा करके उसका वो बेस्ट जजमेंट कर देता है। अब इसके अंदर इन्होंने क्या किया है कि सर्कुलर के माध्यम से 3 पॉइंट ऐड करे हैं। 3 पॉइंट कौन कौन से? नंबर 1, जैसे अगर मान लीजिए मेरी 3 दिन बाद कोई बैंक की किस्त लगने वाली है, कार खरीद रखी, उसकी किस्त लगने वाली है, तो मेरे पास एक रिमाइंडर मैसेज आता है, रिमाइंडर क्या, अलर्ट मैसेज आता है मेरे पास में कि भैया 3 दिन बाद आपकी ईएमआई लगने वाली है, तो आप अपने बैंक अकाउंट के अंदर सफिशिएंट बैलेंस मेंटेन करके रखें ताकि आपकी ईएमआई बाउंस ना हो। तो ऐसा ही एक अलर्ट मैसेज जो कि सिस्टम जनरेटेड होगा, सभी उन व्यक्तियों के पास में जाएगा जिन्होंने अपनी रिटर्न भरनी है। इज इट ओके? यस सर। ताकि गलती से भी कोई गलती ना हो जाए, इसलिए अलर्ट मैसेज जाएगा। अब इसके बाद भी हो सकता है कि बहुत सारे व्यक्ति अपनी रिटर्न फाइल ना करें।
जब बंदा अपनी रिटर्न फाइल नहीं करेगा तो उसके तुरंत बाद, इमीडिएटली आफ्टर द ड्यू डेट, इवन द नेक्स्ट डे ऑफ द ड्यू डेट, एक रिमाइंडर मैसेज आएगा। रिमाइंडर मैसेज आएगा कि भाई साहब आपने अपनी रिटर्न नहीं भरी है, कृपया करके आप अपनी रिटर्न को भर दीजिए। और इसमें फिर वो 5 दिन इंतजार करते हैं रिमाइंडर मैसेज के बाद कि 5 दिन के अंदर अंदर आपने भर दिया तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर 5 दिन बाद वो एक शो कॉज, बेसिकली एक नोटिस आपको इश्यू करेंगे अंडर सेक्शन 46 के अंदर कि बताइए भाई आप अपनी रिटर्न क्यों नहीं भर रहे हो। थोड़ा सा फॉर्मल होकर, थोड़ा धमका के वो यहाँ पर बात करके चलेंगे आपसे जी, ठीक है। और 15 दिन के अंदर अगर आपने नहीं भरी है तो फिर वो बेस्ट जजमेंट की तरफ मूव कर जाएंगे। बेस्ट जजमेंट में आप जानते ही हैं कि वो 5 साल तक का किया जा सकता है, 5 साल तक बेस्ट जजमेंट करने की पावर होती है। और उसके बाद में बेस्ट जजमेंट हो जाता है, डिमांड निकल आती है। उसके बाद अगर बंदा 30 डेज के अंदर अंदर अपने ड्यूज को क्लियर कर देता है तो बेस्ट जजमेंट का जो ऑर्डर था उसे विदड्रॉ करवा दिया जाता है। इज इट ओके? यस सर। और अगर नहीं ऐसा कुछ है तो फिर रिकवरी प्रोसीडिंग्स उसके लिए इनिशिएट कर दी जाती हैं। तो आपको ध्यान क्या रखना है, क्या नया क्या ऐड हुआ है। एक आया है आपका इस अलर्ट मैसेज का कि एक तो अलर्ट मैसेज आपको आएगा, एक ये पॉइंट डाला गया है सर्कुलर के माध्यम से, एक रिमाइंडर मैसेज का डाला गया है, और एक 5 दिन वाली बात आपको कही गई है कि रिमाइंडर मैसेज के 5 दिन बाद हम सेक्शन 46 का नोटिस आपको डालकर चलेंगे। तो ये 3 बातें आप ध्यान में रखकर चलिएगा। दिस इज नोटिफाइड बाय द सर्कुलर, राइट सर। उसके बाद में फिर चर्चा हमारी आगे बढ़ती है और आगे आ जाता है आपका अपील का चैप्टर। इस चैप्टर के अंदर आपको भला क्या देखने को मिलता है मैं आपको बता देना चाहता हूं। बहुत बड़ी अमेंडमेंट नहीं है। जैसे मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति सेक्शन 107 या 108 के अंदर अपनी जो अपील फाइल करना चाहता है तो वहां पर क्या करते हैं, ऑर्डर पास किया गया था अंडर 107 या 108 के अंदर। इसमें ऑर्डर पास करती है अपीलेट अथॉरिटी और इसका ये ऑर्डर पास किया जाता है रिवीजन अथॉरिटी के पास में। और अगर असेसी यानी एप्लीकेंट अपनी अपील लेकर अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास जाना चाहता है तो इसके पास में नॉर्मली 3 महीने का समय होता है कि जिस दिन ऑर्डर आपको मिल गया, ऑर्डर की कॉपी आपको मिल गई है, उसके 3 महीने के अंदर अंदर आप अपीलेट ट्रिब्यूनल में जाके अपील फाइल कर सकते हो। इज इट ओके? यस सर, नो डाउट सर। हालांकि इसमें 3 महीने का एक्सटेंशन भी मिल जाता है। तो ये तो था आपका पुराना प्रोविजन की ऑर्डर के 3 महीने के अंदर अपील फाइल कर सकते हो। लेकिन आप जानते हैं जीएसटी लॉ नया है, ट्रिब्यूनल्स भी नई नई बनती रहती हैं। ये ट्रिब्यूनल्स बनाने की जो पावर है वो दी गई हुई है सेंट्रल गवर्नमेंट को। सेंट्रल गवर्नमेंट किसी स्टेट की रिक्वेस्ट पर ये ट्रिब्यूनल्स का गठन बेसिकली कर देता है, ये बेंचेस का गठन कर देता है। किन्हीं 2 या स्टेट के लिए या 2 स्टेट यूटीज के लिए या फिर किसी एक स्टेट एंड यूटी के लिए कॉमन अपीलेट ट्रिब्यूनल भी हो सकती है। ऐसा प्रावधान आपका दिया हुआ है इस चैप्टर के अंदर। तो मान लीजिए अगर कोई अपीलेट ट्रिब्यूनल न्यूली कॉन्स्टिट्यूट करी गई है तो फिर 3 महीने का पीरियड कहां से काउंट करेंगे। मान लीजिए यहां तो ऑर्डर पास हो गया लेकिन अपीलेट ट्रिब्यूनल भाई साहब 2 महीने बाद कॉन्स्टिट्यूट हुई है, तो क्या मतलब ट्रिब्यूनल है नहीं और आपने पीरियड काउंट करना शुरू कर दिया? ऐसे कैसे? तो जब तक कोई चीज एग्जिस्टेंस में नहीं आएगी मैं उसमें अपील में जा ही कैसे सकता हूं। तो यहां पर एक अमेंडमेंट लेकर आए हैं ये, उन्होंने कहा है कि 3 महीने कहां से काउंट होंगे, फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अपीलेट ट्रिब्यूनल। नई अपीलेट ट्रिब्यूनल अगर बनी है उसके बनने से और ऑर्डर की कॉपी मिलने से, विच एवर इज लेटर, जो भी घटना बाद में हुई है, अगर ये ट्रिब्यूनल बाद में गठित हुई तो जिस दिन ये कॉन्स्टिट्यूशन हो गया इसका उस दिन से 3 महीने का पीरियड आपका काउंट किया जाएगा। सिमिलर प्रोविजन डिपार्टमेंटल अपील के लिए भी रखवाया गया है। हालांकि डिपार्टमेंटल अपील के लिए समय होता है स्ट्रेट फॉरवर्ड 6 मंथ का होता है। तो बस इतना है, बाकी सेम प्रोविजन है कि भाई 6 मंथ के अंदर डिपार्टमेंटल अपील की जा सकती है अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास में जाकर। तो अगर नई अपीलेट ट्रिब्यूनल है तो 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीविंग ऑफ द ऑर्डर और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अपीलेट ट्रिब्यूनल विच एवर इज लेटर, जो भी घटना बाद में होगी उसके से ही 6 महीने का पीरियड काउंट किया जाएगा। तो ये आपकी अपील चैप्टर के अंदर अमेंडमेंट आ जाती है। ई वे बिल के अंदर भी एक छोटा सा चेंज डाला गया है। आप जानते हैं कि यदि इफ द पर्सन अवेलिंग द कंपोजिशन स्कीम एंड नॉट टू फर्निश द स्टेटमेंट फॉर 2 कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर्स, अगर बंदा लगातार 2 क्वार्टर का मिसिंग कर देता है अपना स्टेटमेंट फाइल, पीरियोडिक जो स्टेटमेंट फाइल करने होते हैं वो नहीं देता है, तो इसके ई वे बिल बनाने की जो शक्ति है उसे छीन लिया जाएगा।
दूसरा, अगर बंदा रेगुलर स्कीम में फॉल करता है और लगातार 2 रिटर्न मिस कर देता है तो इसकी भी ईवेबल बनाने की शक्ति छीन ली जाएगी। ये तो आपके पुराने प्रोविजंस हैं। नई बात यहां पर क्या डाली गई है, नाउ वन मोर ग्राउंड एडेड, कि अगर कोई बंदा जीएसटीआर 1 अपना लगातार 2 कॉन्जिक्यूटिव टैक्स पीरियड के लिए नहीं भरता है, 2 लगातार महीने या क्वार्टर एज द केस में भी नहीं भरता है, यानी कि जीएसटीआर 1 नहीं भरता है, जीएसटीआर 1 रिटर्न नहीं होता है, इसे स्टेटमेंट बोला जाता है, रिटर्न होती है 3B करके, जीएसटीआर 1 2 ये आपके रिटर्न नहीं होते हैं, हालांकि 2 तो भी पिक्चर में है ही नहीं, सिर्फ 1 ही है। तो अगर आपने जीएसटीआर 1 नहीं भरा, जिससे कि आपकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी रिफ्लेक्ट होती है सरकार को, अगर वो नहीं भरा है लगातार 2 पीरियड के लिए, तो फिर आपका यहां पर ईवेल बनाने की शक्ति छीन ली जाएगी। अब एक बंदा क्वेश्चन पूछता है, सर जी तो ये जो क्वार्टरली है किसके लिए है, क्या ये कॉम्पोजिशन स्कीम वालों के लिए है? नहीं मालिक, कॉम्पोजिशन स्कीम वालों को जीएसटीआर 1 देना ही नहीं होता है, तो ये उनके लिए नहीं है। 1.5 करोड़ तक का जिनका टर्नओवर होता है रेगुलर स्कीम वालों का, उनके लिए क्वार्टरली जीएसटीआर 1 फाइल करने की सुविधा दी हुई है। तो ये बेसिकली दोनों पॉइंट अपने रेगुलर स्कीम वालों के लिए ही रखे गए हैं, यहां कॉम्पोजिशन वाले की बात नहीं करी जा रही, क्योंकि जीएसटीआर 1 कॉम्पोजिट डीलर को नहीं भरना होता है। कंपोजिट डीलर का मतलब क्या, कंपोजिट डीलर का मतलब क्या, अंडर सेक्शन 10 एंड नोटिफिकेशन नंबर 2/2019। अब ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, अंडर सेक्शन 10 लिखते ही इसमें दोनों की कवरेज हो जाती है। इसमें गुड्स फोकस्ड स्कीम भी आ जाती है और सर्विस वाली 50 लाख की स्कीम भी इसका हिस्सा बन जाती है। इसी कारण से, क्योंकि इसका रेफरेंस कंपोजिट डीलर का कई जगह पर आता है, तो इसलिए इन्होंने इसको मर्ज करके लिख दिया है। ठीक है। उसके बाद में कस्टम्स के अंदर हम आते हैं, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के अंदर हम आते हैं। अदर कस्टम्स के अंदर तो वैसे कोई चेंज नहीं है, बस फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के अंदर 1-2 बात यहां पर बताई गई है। पहली बात कि फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो 2015-2020 है, अब हालांकि ये एक्सपायर होनी थी, ये एक्सपायर हो जाती 31 मार्च 2020 को, लेकिन सरकार ने कोरोना के चक्कर में इसका जो टाइम पीरियड है वो बढ़ा दिया और इसे 31 मार्च 2021 तक कर दिया। सिंपल वर्डिंग्स में मतलब ये है कि ये जो आपकी एफटीपी 2015-2020 है, यही वाली एफटीपी नवंबर 2020 और मई 2021 एग्जाम के लिए भी यही वाली एफटीपी ही आपकी लागू करवाई जाएगी। राइट सर। उसके बाद आगे बात करते हैं, एक छोटा सा पॉइंट है, हालांकि नॉट रेलिवेंट बट फिर भी बता दूं, इंपोर्ट ऑफ गुड्स एज गिफ्ट किया जा सकता है फ्री ऑफ ड्यूटी। कॉन्सेंट्रेट करें, फ्री ऑफ ड्यूटी, फ्री ऑफ ड्यूटी किया जा सकता है। क्या भला, एक तो लाइफ सेविंग मेडिसिन, जैसे मान लीजिए कोरोना की वैक्सीन बन जाती है तो और उसका सैंपल वगैरह इंडिया में आता है, तो फिर उसको हम टैक्स फ्री यानी ड्यूटी फ्री इंपोर्ट कर पाने की क्षमता रखते हैं। और राखी, राखी जो बहनें अपने भाई की कलाई पर बांधती हैं, राखी उसकी बात कर रहा हूं, तो वो यहां पर टैक्स फ्री इंपोर्ट की जा सकती है। ठीक है, अगर वो इस तरह से आई है तो सैंपल के तौर पर। और बाकी जो भी गुड्स हैं वो आपके सब ड्यूटी पे होने के बाद ही इंडिया में आ सकते हैं। गिफ्ट रिलेटेड टू राखी, अगर कोई गिफ्ट है जो राखी से संबंधित है, वो भी आपका ड्यूटी पे होने के बाद ही आएगा। तो फ्री क्या है, लाइफ सेविंग मेडिसिन एंड राखी, इनके सैंपल्स, इनके जो गिफ्ट्स हैं बेसिकली वो फ्री में आ सकते हैं। दूसरी बात यहां पर एक और बताई गई है, जैसे कि आपने देखा होगा कि जब हम कोई इंपोर्ट करते हैं अंडर द स्कीम, लाइक चाहे वो AAAS की स्कीम हो, चाहे वो EPCG की स्कीम हो, है ना, चाहे वो एडवांस ऑथराइजेशन की हो, चाहे इंपोर्ट बाई 100% EOU वगैरह किया जा रहा हो, तो उसमें जो आपका IGST और कॉम्पनसेशन सेस है वो आपका एग्जेम्प्ट रहता है। लेकिन उसकी जो टाइम लिमिट दे रखी थी कि कब तक एग्जेम्प्ट रहेगा, वो था 31/3/2020, उसको बढ़ा के कर दिया गया है 31/3/2021 कर दिया गया है। बस इतना सा चेंजेस यहां पर डाला गया है मालिक। तो इस प्रकार से आपकी ये तमाम अमेंडमेंट्स जो कि आपकी नवंबर 2020 एग्जाम के ऊपर एप्लीकेबल हैं, वो मैंने आपकी यहां पर सारी की सारी कवर करा दी हैं मालिक। और मेरे हिसाब से इसमें समय कितना लगा, 1 घंटा 22 मिनट, और यही मेरा अनुमान था कि लगभग 1.5 घंटे के अंदर अंदर हम अपनी सारी अमेंडमेंट्स को रैपिड रिवीजन के माध्यम से कवर कर लेंगे। ठीक है, तो बाबू अमेंडमेंट दी और एक नया, पहली बार ऐसा कर रहे हैं, ये पहली बार ऐसा है कि अमेंडमेंट्स भी फास्ट ट्रैक मोड पर दे रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि लास्ट मोमेंट पर कुछ भी मिस आपसे नहीं होना चाहिए। अमेंडमेंट्स बहुत बहुत जरूरी होती हैं आपके लिए करके जानी, इन पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। आरटीपी में भी अमेंडमेंट्स ही भर भर के दे रखी हैं आपकी, तो फटाफट से लास्ट मोमेंट पे सारी अमेंडमेंट्स को देख कर जाओगे तो मजा सा आ जाएगा एग्जामिनेशन हॉल के अंदर। बस मेरी लाज रख लेना। कैसी लाज?
10 बार ऑल इंडिया हाईएस्ट आ चुका है, 11वीं बार आप में से निकालना है। बस इतनी सी मेरी लाज रख लेना, अपना फोटो मेरे बुक के कवर पेज पर बस आ जाए, बस इतनी मैं आपसे उम्मीद रखता हूं, ठीक है ना। और राधा रानी कृपा आपके ऊपर सदैव सदैव बनी रहे। इन्हीं कामनाओं के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। और भाई साहब, ढंग से पढ़ाई करना, मतलब कहते हैं ना कि कतई आग लगा दी वैसी वाली स्थिति आप पैदा करके चलना। बहुत कम समय बचा है यार, इसी टाइम को अच्छे से मैनेज कर लो। सब भूल जाओ, सिर्फ यहां पूरा फोकस पढ़ाई पर लगा दीजिए, फोकस ले आओ पढ़ाई के ऊपर। थोड़ी सी एक्सरसाइज भी किया करो, थोड़ा सा मेडिटेशन किया करो, फोकस बनता है। और जिस व्यक्ति का फोकस सही है उसका माइंड क्लियर रहता है, और जिसका माइंड क्लियर रहता है उसका माइंड मान के चलो डबल स्पीड पर काम करता है, 2x पर काम करके चलता है। इसलिए और एक और मेरी बात सुनना, शाम का खाना सूरज ढलने से पहले खा लेना। शाम का खाना सूरज ढलने से पहले खा लेना, यानी कि कुल मिलाकर बात यह है, सूरज ढलने से पहले जो मर्जी खाओ, लेकिन जब सूरज ढल जाए उसके बाद कुछ भी नहीं खाना, सिर्फ सोना है आपने। समझ में आ गई बात? चाहे 9 बजे सो, चाहे 10 बजे सो, चाहे 11 बजे सो, ये आपकी कॉल है, लेकिन सूरज ढलने के बाद कुछ भी नहीं खाना, सिर्फ पानी पी सकते हो आप। समझ में आ गई बात? ऐसा करके चलोगे तो आपकी हेल्थ फिट रहेगी, और अगर हेल्थ फिट रहेगी तो आपका माइंड शार्प नहीं शार्पर हो जाएगा माय डियर, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। और एग्जाम जब करके आओ तो मुझे बताइएगा जरूर। हालांकि अभी मैं बीच बीच में आपके साथ में आता रहूंगा, लाइव क्वेरी सेशंस के लिए भी मैं यूट्यूब पर आपके साथ में आता रहूंगा, ठीक है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच, बाय, टाटा, लव यू। अच्छे से पढ़ाई करना, ठीक है, बाय। और कभी अगर कोई दिक्कत आ रही हो तो कॉल कर लेना, और अगर कॉल बाय द वे पिक ना हो पाए तो मैसेज ड्रॉप कर देना 9810012161, ठीक है। तो ऐसे करके ये मेरा मोबाइल नंबर है साहब, तो आप यहाँ पर आप कॉल कर सकते हैं। अगर कॉल पिक ना हो बाय द वे, मैं क्लास में हूँ या कुछ और काम में बिजी हूँ, तो आप मुझे मैसेज ड्रॉप कीजिएगा, मैं आपसे पक्का बात करूंगा। जरा सा भी डिमोटिवेटेड फील हो रही हो या कोई परेशानी हो तो मैं भरसक प्रयास करूंगा आपकी मदद करने का। मैं तो ये तो नहीं कह रहा, आपसे कमिटमेंट दे रहा कि मैं भाई ऐसा कर दूंगा कि आप ये हो जाओ कि मैं आग लगा दूंगा, ये कर दूंगा वो, लेकिन हाँ, मैं आपकी हर संभव मदद जरूर करूंगा, पूरा प्रयास करूंगा कि आप अपनी सही पटरी पर आ सको और अपना और माता पिता का और मेरा भी नाम खूब रोशन कर सको। ध्यान रखना, आप जब सीए बन जाओगे ना भाई, तो सबसे ज्यादा इस पूरी कायनात में खुशी होगी तो आपके माता पिता को होगी। ध्यान रखना, उसके बाद परिवार के बाकी सदस्यों को, और तीसरे नंबर पर हम लोगों को मालिक, क्योंकि उनकी खुशी के सामने हमारी खुशी बहुत फीकी पड़ जाती है, ठीक है। मेहनत तो आप करते हो, क्रेडिट हमें मिल जाता है, ये हमारा सौभाग्य होता है। थैंक यू सो मच। अच्छे से पढ़ाई करना और टारगेट बनाना ऑल इंडिया हाईएस्ट, दीवार पर, कमरे की दीवार पर लिख देना ऑल इंडिया हाईएस्ट, दैट इज नंबर 1, दैट्स इट। रैंक प्लान कर रहे हो तो रैंक का नंबर लिख देना कि मुझे ये वाली रैंक चाहिए, मतलब चाहिए। सोते उठते जागते बैठते आपको वो चित्र दिखाई देता रहना चाहिए। जब तक सपने नहीं देखोगे तब तक पूरे कैसे होंगे यार। खूब बड़े बड़े सपने देखो और उन्हें पूरा करने के लिए पूरी जी जान लगा दो, और कुछ अलग सा कर जाओ, कुछ डिफरेंट सा कर जाओ। और ध्यान रखना, जो बहुत कुछ अलग सा करते हैं ना, वो बड़े साधारण से व्यक्ति होते हैं, बड़े साधारण से व्यक्ति होते हैं जो बहुत कुछ अलग सा कर जाते हैं, ठीक है ना। तो कभी इस बारे में और बात करके चलूंगा आपसे मैं। फिलहाल मैं आपसे विदा लेता हूं। थैंक यू सो मच, बाय, टाटा, लव यू, बाय बाय। लग जाओ पढ़ाई पे फटाफट से, बाय।